लास्ट एक वीडियो आपने डाला था जी एरोहेड का, जी जो कि वायरल रहा और मैं उसे पूरा देख नहीं पाया, क्योंकि जिस तरीके से वो दिख रही थी, जी मतलब बिल्कुल कमज़ोर, हड्डी और चमड़े दिख रहे थे, गोश्त का नामो निशान नहीं था। मुझे सच में लगा आसिफ कि वो शी इज डेड। मैं मन में मतलब वो बैठ जाता है दिल। मैंने बहुत छोटे से देखा है इसको, बहुत छोटे से, आई छोटे कैन सी कब्ज के। दैट ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर दिख रहा है कि आप एग्जैक्टली आंखों से पूरी जिंदा थी, बट बॉडी उसकी एकदम गई हुई सी थी। वो एक सूख गई 5 थी। कदम चली और फिर गिर गई, ऐसी मतलब लेट गई वो। क्रोकोडाइल का हंट करके ये दिखाना कि जैसे उनकी नानी किया करती थी। बिल्कुल उस अवस्था में अगर कोई टाइगर क्रोकोडाइल मारता है तो आपको लगता है यार ये तो जी लेगी यार, ये तो कुछ तो मतलब इसमें बात है यार, ये तो मतलब बिल्कुल। ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है खुद की डेथ। ये पहली बार उनका कन्फ्रंट हुआ था टाइगर नंबर टी 120 के साथ 120 के साथ। जी। एरोहेड की एल्डर सिस्टर, उसके माँ के नहीं स्टेप सिस्टर मान लो या एल्डर सिस्टर मान लो, या जो भी, हाँ। उसका बेटा है, मतलब उसका नेव्यू है वो। हम अगर इंसानों के तौर पे सोचेंगे तो ये सोच तो सकते हैं हमें कि पूरा जंगल ही गड़बड़ लगेगा हमें कि क्या हो रहा है ये। एग्जैक्टली 6-7 महीने तो मिले देखे जरूर, बट मेटिंग की बात मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पता तो रहेगा कि नहीं यहाँ पे। 120 बड़ा यंग सा मेल है, बड़ा हट्टा कट्टा आ रहा है, मजे ले रहा है। अरे यार मेरे को तो रिद्धि वाला एरिया भी है, एरो वाला एरिया भी है। बट अपनी सोच से मैं बोल रहा हूँ, नहीं ह्यूमन सोच से। मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, या एग्जैक्टली वो पूरी लीनिएज, इनफैक्ट वो लीनिएज दोपहर को चलती है। 19 करती थी, एरोहेड करती थी, रिद्धि अभी भी करती है। पैर गरम, रोड गरम है तो एक पैर उठा के रखती थी वो कि भाई उसको लग रहा है गरम, फिर वो रखेगी, फिर दूसरा पैर उठाएगी। एक चीज मैंने सचिन उनको देखी थी, वो कुछ सिग्नल देते हैं मुंह के पास जी आकर के, जी जी और सडनली वो करके हाँ वो पीछे बिल्कुल हट जाते हैं। बिल्कुल। आज तक मुझे नहीं समझ में आया, कोई मुझे बिल्कुल बता नहीं पाया। बिल्कुल। आपको भी अगर पता हो तो नहीं मुझे नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं ऐसे बहुत सारे स्टोरीज होते हैं आसिफ, जो हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्यों किया होगा उसने, ऐसे क्यों किया होगा। हाँ। और बहुत ही विचित्र। खामोशी की कहते हैं कि एक आवाज़ होती है, चाहे वो किसी कमरे की खामोशी हो, चाहे हमारे जहन की खामोशी हो, और चाहे खामोशी हो किसी जंगल की। जंगल जब खामोश होता है, जब वहाँ पेड़ों की सरसराहट होती है, दूर जानवरों की आवाज़ की गूंज होती है, पक्षियों की चहचहाहट होती है, तो ये सारी खामोशी मिलकर एक आवाज़ बनती है, और इस आवाज़ में जंगल सुनाता है अपनी कहानियाँ जो उस पर गुजरी और जिससे वो गुजर रहा है। ऐसी ही कहानियाँ लेकर हम हर हफ्ते आते हैं आपके अपने फेवरेट पॉडकास्ट में, जिसका नाम है शेर खान, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हांचा और मेरे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ जंगल जिंदाबाद। तो जैसे कि मैं हर बार पहला सवाल पूछता हूँ, आज वही सवाल है कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं? यार पिछला हफ्ता ना बहुत दुखद था। दुखद इसलिए क्योंकि एरोहेड नहीं रही, और जो उनके विजुअल्स वगैरह हमने देखे आखिरी वाले वो बहुत, मतलब वीडियो तो मैं देख ही नहीं पाया। मतलब क्यों देखना, एक अच्छी चीज़ को जब आप देखते हैं तो उसको बुरे हाल में क्यों देखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा दिल को कचोट रहा था उसको देख करके कि क्या हो गया। तो आज एरोहेड पे ही बात करेंगे। बिल्कुल। तो इस मामले को समझने के लिए हमको थोड़ा सा उसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, यानी पीछे जाना पड़ेगा कि एरोहेड क्या थी क्या नहीं, कैसे एक 24 घंटे में उसका पूरा परिवार बिखर गया, ख़त्म हो गया। एरोहेड खुद भी चली गई, और 19 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली थी, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जोगी महल के पास ही वो आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। 11 साल महज उनकी उम्र थी जी, जबकि 14-15 तक जी सकते हैं। बोन कैंसर की वजह से उनकी जो मौत की वजह थी वो बोन कैंसर थी, और पोस्टमार्टम के बाद ही उनको राजबाग वाले इलाके में क्रीमेट किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। अच्छा, वो हमने खबरें पढ़ी उनकी क्रीमेशन सेरेमनी की कि कैसे उनको क्रीमेट किया गया, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आमतौर पर जब किसी जानवर की मौत होती है जंगल में, तो कभी कभी उन्हें नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है जंगल में कि वो उस तरह से डिकम्पोज हो, लेकिन इनको एरोहेड को बहुत प्रॉपर तरीके से विदा किया गया। वो तो इसलिए भी क्योंकि बहुत सम्मानजनक और बहुत मशहूर थी। पर वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें क्रिमेशन होता है और नहीं होता है? तो इसमें क्या कोई प्रोसेस है उसको तय करने का? NTCA के SOP है जी कि अगर टाइगर अगर नेचुरल या जैसे भी उनकी मौत होती है जी तो उसे अंतिम संस्कार कह लें या जलाना कह लें, जिस जी। अंदाज में आप चाहें। कई लोगों ने पूछा था मुझसे, तो मैंने रिप्लाई भी किया था। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि उनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जी चाहे उनके नाखून, उनकी स्किन,
उनकी हड्डियाँ, उनके केनाइन, ये इंटरनेशनल मार्केट में, ग्रे मार्केट जिसको हम कहते हैं, ट्रेड में चला जाता है। उसे रोकने के लिए NTCA की गाइडलाइन है कि टाइगर को पूरे पोस्टमार्टम करने के बाद, पूरा एक जान लेने के बाद कि इनकी मौत कैसे हुई, उन्हें जला दिया जाता है। ओके। ताकि इसका जो तस्करी का काम हाँ, वो ना हो सके। तो ये एक वजह होती है टाइगर को यूजुअली वो करने। और लेकिन इसके साथ मैंने देखा है कई ऐसे टाइगर्स की मछली जो इनकी नानी थी, उनका जब मैंने क्रीमेशन देखा था, अंतिम संस्कार, तो जैसे एक अर्थी को उठा के ले जाया जाता है। इनकी नानी क्या कोई फेमस? अरे मछली टाइग्रेस। मछली टाइग्रेस, ओके, मैं ध्यान नहीं रहा। तो उनको जब मैंने देखा तो हर आंखें नम थी, रो रहे थे लोग बिलख बिलख के, और पूरा जैसे विधि विधान के साथ होता है वैसे मंत्रोच्चारण के साथ उनका पूरा अंतिम संस्कार किया। इनका भी उसी तरीके से किया गया, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। कई लोगों ने लिखा कि दफन क्यों नहीं किया गया। मैंने ट्वीट किया था, कई लोगों ने लिखा कि दफन भी तो किया जा सकता है। तो मैंने फिर बताया कि नहीं, दफन करना उचित नहीं, क्योंकि लोग खोद करके भी कब्र से उसकी हड्डियों को, बाकी चीज़ों को इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे इंसानों की कब्रों में ऐसा हो जाता है वो तो फिर हाँ, जानवर का मामला है। ऐसे ही एक मैंने देखा था, सुंदर खाल में एक मैनीटर आया था, जिसे ऑफकोर्स सुसाइड के ऑर्डर से मारा गया था। जी। तो वो मैंने उसके देखा था पूरा पहली बार, 2009 और 10 की बात थी। तो उसको पूरा पोस्टमार्टम किया गया, मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि मुझे पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था, वो पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं देखना चाहता था कि पोस्टमार्टम कैसे करते हैं, टाइगर अंदर से कैसे दिखता है। एक कीड़ा था, तो पेनफुल था मेरे लिए देखना किसी टाइगर को ऐसे, बट देखा मैंने, प्रोसेस देखा पूरा सरकारी ऑफिसर, हाँ पूरा प्रोसेस देखा। तो वो जो कट लगाते हैं बॉडी में, वो उसके जैसे नेक के नीचे से, जैसे इंसानों का होता है, सेम वही पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर होता है वही। और प्लस एक अधिकारी होते हैं जंगल के, जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि फलां टाइगर को इस तारीख को इतने बजे इन लोगों के सामने जलाया गया। एक सबूत भी वो अपने साथ रखते हैं, ताकि कोई उन पे आँच ना आए, और उनके पास एक वो सनद रहे कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। राइट। पर क्योंकि जिक्र निकला मछली का, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग एरोहेड को कम जानते हैं या उसके बारे में दिलचस्पी रखते हैं जानना, उनके लिहाज से एक बार आप बता दें इनकी जो लीनियज है, इनका जो ब्लड लाइन है, तो उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, एरोहेड को समझने के थोड़ा पीछे चलते हैं जी। एरोहेड जो हैं वो मछली फेमस टाइग्रेस जो रणथंभौर की थी, जिनको मैंने बताया डाक टिकट तक निकला था, और दुनिया की सबसे ज़्यादा फोटो खींची जाने वाली टाइग्रेस, अलग से एपिसोड किया था। तो ये उनकी पोती थी, नानी थी, मछली नानी थी इनकी एरोहेड की, जिन्हें लेडी ऑफ द लेक और क्रोकोडाइल किलर भी कहा जाता था। करेक्ट। क्योंकि उन्होंने क्रोकोडाइल को मारा था, जिनमें उनके 3 केनाइन टूट गए थे। और हाल में इन्होंने भी क्रोकोडाइल का किया, बिल्कुल, अपने ठीक मरने के 2 दिन पहले। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखती है कि जो इंस्टिंक्ट टाइगर का होता है, जबकि बहुत बेहद कमज़ोर थी एरोहेड जब उन्होंने क्रोकोडाइल का हंट किया था। खैर, इस पर भी आएंगे। तो मछली ने टोटल 5 लीटर दिए थे, यानी 5 बार बच्चों को, 5 अलग अलग बार उन्होंने बच्चे जन्म दिए। जो आखिरी लीटर उन्होंने दिया था 2006 की बात है ये, जिसमें कृष्णा, सुंदरी और अथरा थे, 3 वो थे। कृष्णा जो थी वो एरोहेड की माँ थी। अच्छा, कृष्णा की बेटी थी, जो कि कृष्णा जो थी बहुत शाई थी शुरू में, किसी को दिखती थी तो शर्मा जाती थी, भाग जाती थी, छुप जाती थी। बाद में हालांकि बहुत फेमस हुई और कमाल के लोगों ने उनके फोटोज वगैरह लिए। कृष्णा जो थी, उन्होंने भी अपनी माँ वाले इलाका यानी मछली वाले इलाके पे कब्जा किया हुआ था, और इनका जो मेन इलाका था कृष्णा वगैरह का, वो लकड़दा, मकड़दा, जो इलाके उस जोन में आते हैं, वो प्राइम टेरिटरी कहते हैं, 2, 3, 4, 5, जो नंबर 2, 3, 4, 5, ये बहुत अच्छा जोन है जहाँ पे लेक है, और प्लस वहाँ पे हंटिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे ग्रासलैंड वगैरह टाइप में हरे घास होते हैं जो वहाँ पे ज़्यादातर, गर्मियों में वो सूख जाते हैं। छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वाह। तो लेक के होने की वजह से वहाँ पे जानवर पानी पीने भी आते हैं, हिरन, सांभर और अलग अलग किस्म के जानवर आते हैं, वाइल्ड बोर वगैरह। तो उनके लिए हंटिंग करना वहाँ पे बहुत आसान होता है, प्लेन है। यूजुअली रणथंभौर कटीला एक जंगल है, पथरीला जंगल है, लेकिन वो प्लेन है और नरम
एक ग्राउंड है जहाँ पे इनके लिए करेक्ट। आसानी होती है। जी जी। कृष्णा ने अपने पूरे उसमें लाइफ में 3 लीटर दिए, उनका। जिसमें 2 में 4 और 1 में 3 बच्चे। हम्म। तो जब दूसरे लीटर में जो थी वो एरोहेड थी, लाइटनिंग थी और पैकमैन, 3 थे। चौथा एक और भी था सेकेंड लीटर में, लेकिन वो सर्वाइव नहीं किया। तो 3 बच्चे जो कृष्णा के थे, पैकमैन, लाइटनिंग और एरोहेड, इन तीनों ने भी अपनी नानी यानी मछली वाली टेरिटरी 2, 3, 4, ये सब रणथंभौर में ही थे। रणथंभौर में ही थे। वो उस इलाके में कब्जा करके रखा। यानी एक सिलसिला मुझे अच्छा लगता है कि मछली, फिर उनकी बेटी जो कृष्णा, फिर उनकी बेटी जो एरोहेड, उन्होंने अपना इलाका कभी नहीं छोड़ा, किसी और को हावी नहीं होने दिया। उस इलाके पे अपना जो बादशाहत थी, जो कब्जा था, वो कायम रखा। क्या बात है। तो ये एक बड़ी बात है बिल्कुल, कि उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। एरोहेड के बारे में कि हम ये तो जानते हैं कि वो उनकी जो ब्लड लाइन थी वो एक बहुत साहसी जीन से आती थी। मछली का आपने जिक्र किया, क्रोकोडाइल हंटर थी, लेकिन क्या एरोहेड के बारे में भी इस तरह के कुछ बातें हैं जी, उनके जिन साहस और शौर्य को बताती हुई कि उन्होंने बड़े बड़े शिकार किए हो, या कुछ ऐसा कोई कहानी मशहूर हो उनके बारे में? एरोहेड के साथ यार ट्रेजेडी बहुत बड़ी रही, नो डाउट। वो बेहतरीन शिकार थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कमज़ोर हालत में, जैसे हमने देखा था, उनकी जो स्किन दिख रहा था, जी 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 जी, हड्डियाँ दिख रही थी, इतनी कमज़ोरी में भी एक क्रोकोडाइल को हंट करना उनकी महानता को दर्शाता है, उनकी ताकत को बताता है, उनकी स्किल को बताता है कि हंटिंग स्किल जो है इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने क्रोकोडाइल को अपने आखिरत में मरने के 2 दिन पहले हंट किया। वो भी तब जब वो ऐसा लग रहा था कि वो खाना पीना छोड़ चुकी हैं, या छोड़ चुकी थी, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थी। और इसकी वजह रही एरोहेड की जो बेटी कनकटी, मतलब लास्ट लीटर जो उनकी थी, उनमें एक बेटी थी कनकटी और 2 और बच्चे थे। कनकटी पे लोगों को मारने का आरोप लगा, जिसमें से एक रेंजर साहब थे, एक 7 साल का बच्चा था। और एरोहेड की आपने वो लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें वो बहुत कमज़ोर दिखाई देती हैं, बहुत अफसोस होता है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। उस वीडियो को शूट करने वाले जनाब सचिन राय साहब एक बेहतरीन वाइल्ड लाइफर, फोटोग्राफर हैं, जिनके साथ खानचा ने एक अच्छी बातचीत की है। तो हम लोग उस बातचीत की तरफ पहले आगे बढ़ते हैं और फिर हम वापस लौट के आएंगे। तो फिर हम अपने ख़तों पर आएंगे और साथ साथ कमेंट्स पढ़ेंगे। तो सुनिए सचिन राय की बातचीत खानचा के साथ। तो आइए, अब सचिन राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक नेचर फोटोग्राफर हैं और कमाल की इनके पिक्चर्स, वीडियोस आप देखते रहते होंगे। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू आसिफ, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़े यार, आपसे जो लास्ट एक वीडियो आपने डाला था एरोहेड का, जी, जो कि वायरल रहा, और मैं उसे पूरा देख नहीं पाया क्योंकि जिस तरीके से वो दिख रही थी, मतलब बिल्कुल कमज़ोर, हड्डी और चमड़े दिख रहे थे, गोश्त का नामो निशान नहीं था जी। तो आपने लिखा भी था द लास्ट वॉक ऑफ अ लेजेंड जी। तो उस वीडियो को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने उसको बचपन से देखते आए हैं उसको, जब वो कब थी, बिल्कुल, और जब वो आखिरी दिनों में थी तब भी आपने उनको कैप्चर किया अपने कैमरे से। जी। तो कैसा महसूस कर रहे थे आप उस समय? आपको क्या लग रहा था? आसिफ, बहुत ही मुश्किल होता है ये चीज़ डिस्क्राइब करना और डिसाइड भी करना कि उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट करना है। व्यक्तिगत रूप से आपको अंदर बड़ा झंझोड़ता है वो, बिकॉज़ मैंने तो कभी नहीं देखा था ऐसे पहले, कभी भी। जी। मतलब मैं ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स से कर रहा हूँ ये, और मैंने बहुत सारा टाइम टाइगर रिजर्व्स में गुज़ारा है, पर्टिकुलरली रणथंभौर और बांधवगढ़ इंडिया में। बांधवगढ़ एमपी में है और रणथंभौर राजस्थान में है, और इन 2 पार्कों में बहुत, मतलब लास्ट 22 साल से हर साल मैं 3-4 बार जाता हूँ। तो वही टाइगर्स देखते हैं आप, टूरिज़्म वाले, तो आपका लगाव बढ़ता है क्योंकि आप उनकी पूरी लाइफ़ साइकिल देखते हो। जब छोटे होते हैं तब से वो जब बड़े होते हैं, फिर वो अपने माँ से सेपरेट होते हैं, फिर अपनी खुद की टेरिटरी बनाते हैं, खुद के पार्टनर्स ढूँढते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो ये पूरा लाइफ़ साइकिल देखते-देखते बड़ा बड़ा अच्छा लगने लगता है, बट आपका मानो या ना मानो अटैचमेंट हो जाता है। और बिल्कुल, आई मुझे एग्री। ऐसा लग रहा था बहुत जब आप स्टार्ट करते हो ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तब तो आपका ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है, क्योंकि जो कैरेक्टर आपको ज़्यादा फ़ोटो अपॉर्च्युनिटीज़ देता है, उसके फ़ोटोज़ आपने देख लिए, उसको बहुत देर तक देख लिया, 3 महीने बाद आप जब वापस जाते हो, आपको वापस चाह होती है कि उसी को देखूँ यार, उसका क्या हो रहा है? वो बताओ, वो कहाँ दिख रहा है? कैसे रह रहा है? तो स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में तो बहुत ही दर्द होता था जब टाइगर गुज़रते हैं, कोई भी रीज़न से, बुज़ुर्ग के होते हैं या गायब हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, गायब हो जाते हैं क्योंकि पोचिंग हो वो जाती है कई बार। हाँ, और वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो एक नया डोमिनेंट टाइगर आ जाता है, वो रिप्लेस करता है। तो
बुजुर्ग जो मेल हो या फीमेल हो, वो कहीं जाके जी या तो खत्म हो जाता है या नहीं पता चलता अपने को। तो नहीं पता चलना इटसेल्फ इज बड़ा कठिन, क्योंकि आपको वो रहता है कि ये जिंदा है नहीं है, बट नहीं आप है। दुआ करते हो कि यार चलो हो गया होगा उसका, नहीं। बट जब आप देखते हो ये चीज तब तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने देखा हुआ है उसको छोटे से। तो मुझे ऐसे लग रहा था बहुत, मेरा लास्ट अटैचमेंट था एक टाइगर से जिसका नाम बमेरा था, बांधवगढ़ में। या मैं वन ऑफ माय फेवरेट सर। बिल्कुल, तो वो उसके साथ मेरा अटैचमेंट था, क्योंकि मैंने उसको बहुत छोटे से देखा था और मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव था उसके साथ। बट उसके बाद मैंने सोच लिया था कि यार नहीं यार, मैं अटैच नहीं होऊँगा टाइगर से, मैं देखूँगा, मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, खुश रहूँगा, वो खुश रहे, बट वो अटैचमेंट नहीं रहेगा। बट वो नहीं हो नहीं हो पाता। पाता। और वो एग्ज़ैक्टली इस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ, जबकि मैं एरो को इस हालत में लास्ट डेढ़ साल से तो देख ही रहा हूँ, 2 साल से वो बीमार थी। बट उसको देख के आपको लग रहा था कि ये जिएगी, नहीं रहेगी, क्या होगा इसके साथ? तो हम कहीं न कहीं हमको पता था कि ये इनेविटेबल है, ये होने वाला है। आज नहीं कल बिल्कुल। होने ही वाला है। इनफैक्ट 2-3 बार तो ऐसा स्केयर हुआ था जब वो गायब हुई थी एक 7-8 दिन के लिए, तो सबको लगा था गई, ये तो गई। ऑलमोस्ट साल भर पहले भी ये हुआ था। बट वो हर बार आई वापस और हर बार वो तंदुरुस्ती दिखी, हर बार वो कुछ ना कुछ कर ही रही थी, उसके बच्चों को पाल ही रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो अभी भी जब मैं गया 12 तारीख को रणथंभौर, और मैं जी 18 को वापस आया। तो मैंने उसको 2 बार देखा, बड़े दूर से, और वो पानी में बैठी थी बहुत दूर, बट वो पानी में बैठी थी, तो मैं दूर से ही दुआ कर रहा था कि यार ये पता नहीं इसका होने वाला है अब, क्योंकि उसका क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका फीड भी बंद कर दिया था। उससे बंद पहले कर उसको दिया। असिस्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2 साल तक उसको असिस्ट कर रहे थे, हर 15 जी दिन में उसको फीड कर रहे थे। अब उसके बच्चे बड़े हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, और वो अनफेयर भी होता है कि एक बुजुर्ग या अनवेल टाइगर को आप जबरदस्ती जिंदा रख रहे हो, जबकि वो टेरिटरी जो है वो कोई और तंदुरुस्त टाइगर ले सकता है। तो इट्स नॉट प्राइम फेयर। टेरिटरी है वो या। एब्सोल्युटली, तो इट्स नॉट फेयर ऑन द एनिमल। तो बट ये फेयर अनफेयर दिल नहीं समझता ना, जब आप देखते हो तो लगता है यार दे दो यार, इसको कुछ तो खाना दे दो बेचारे को, एक हफ्ता रह लेगी कुछ। बट उस सोच में भी उसने मुझे पता है, किसी ने मेरे को बताया कि वो मूव कर गई थी पार्क के स्लाइटली बाहर, जी मेरे ख्याल से 7 या 8 तारीख को। तो उसको उन्होंने डाँट करके वापस अंदर लाए थे, और वो बोलते हैं कि उस टाइम में वो सिर्फ़ 120 किलो की थी। 120 किलो बहुत ही कम होता है टाइगर के लिए। या। और उस 120 में उसने 1 हफ्ते अंदर 10 तारीख और फिर 14 को उसने क्रोकोडाइल मारा। अब हम्म, उस अवस्था में अगर कोई टाइगर क्रोकोडाइल मारता है, तो आपको लगता है यार ये तो झीलेगी यार, ये तो कुछ तो मतलब इसमें बात है यार, ये तो मतलब बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है खुद की डेथ। तो हम कौन है बोलने वाले पीछे से कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल मरने क्या वाली अच्छी है, बात बट कही। नहीं, अपने आप को बहुत शर्म आता अच्छी है बात। बोलते वक्त, जो सोचते वक्त भी अपने को लगता है कि यार मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि ये जाएगी, ये तो जिंदा रहेगी यार। बट अनफॉर्चुनेटली वो मार तो पा रही थी, बट वो किल खा नहीं पा रही थी शायद। क्योंकि मैंने जिस दिन देखा, ये 17 तारीख को मैंने वीडियो लिया था शाम को, मुझे पता भी नहीं था वो है। हम तो उसकी बेटी को ढूंढने गए थे, रिद्धि और उसके बच्चों को, जी और एरो अपने एरिया में आई थी वापस। यूजुअली ये होता है कि टाइगर्स, हमने देखा है कि जब वो एल्डरली डेथ वाले एरिया टाइम फ्रेम में आते हैं, वो अपने होम रेंज में आते हैं जहाँ उन्होंने बिताया था ज़्यादातर जी समय, वो उस एरिया में आके मरता है। और ये हिस्टोरिकली हमको पता है, बहुत सारे टूरिज्म के टाइगर्स ने किया है ये। तो जैसे ही एरो अपने लेक्स के एरिया में घूमने लगी, हमको पता था कि ये शायद टाइम हो गया है। और बट ये लास्ट 15 दिन में इतने सारे इंटरेस्टिंग इसके साथ एपिसोड्स हुए हैं। 1 एपिसोड, 2 एपिसोड तो क्रोकोडाइल वाला हुआ, और 1 जी एपिसोड उसका इंटरैक्शन हुआ उसकी बेटी और बच्चों के साथ। मतलब वो 5 फीट पे सोए, 5 फीट पे। एरो आके लेट कनकटी गई। और दोनों बच्चों के साथ। नहीं नहीं, रिद्धि की बात कर रहा हूँ। अच्छा रिधि ओके। रिद्धि और उसके बच्चे और बच्चे एरोहेड सब साथ में 5 फीट डिस्टेंस। ये हिस्टोरिकली हमने नहीं देखा है इस उम्र पे आके कि 2 एडल्ट टाइगर्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। सेम टेरिटरी में एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली, वो भी रिद्धि के एरिया में, अपनी बेटी के एरिया में। या उसका एरिया था भी नहीं, एक जमाने में था हुआ भी नहीं। करता था, अब तो नहीं है। जी तो वहां जी आना और लेटना रिद्धि और उसके 2 मेल बच्चों के सामने, इट्स एन वेरी वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि बहुत बार लोग अपने को पूछते भी हैं कि क्या माँ अपनी बेटी को पहचानती है या बाप अपने बेटे को पहचानता है आफ्टर दे ग्रो इनटू एडल्ट्स और सेपरेशन के या बाद। और एज अ गुड नेचुरलिस्ट यू ऑलवेज से कि हमें नहीं पता, ऑनेस्टली अपने को नहीं पता। नहीं हम पता है। हम अज्यूम करते हैं कि शायद होता होगा या शायद नहीं होता होगा।
बट ये एपिसोड देख के तो डेफिनेटली लगता है कि पता होता, क्योंकि रिद्धि को कोई रीजन ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे बाहर की टाइग्रेस को, तो उसको शायद पता है, शायद अगेन नहीं, ये शायद तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, परहैप्स उसको पता है कि ये फ्रेल है, मेरी माँ है, बुजुर्ग है, मर रही है, इससे क्या लड़ना है यार, इससे क्या, वो क्या ही लेगी मेरे से, वो मेरे से ना खाना छीन सकती है ना मेरी एरिया छीन सकती है। तो बड़ा राइट। इंटरेस्टिंग सा उसका जो लास्ट 10 दिन का एपिसोड था वो बहुत ही फैसिनेटिंग था। तो 17 को जब मैं गया और मुझे किसी ने बोला कि एरो लेटी है नदी के पास, लेक के पास, हम गए तो मुझे सच में लगा आसिफ कि वो शी इज डेड, क्योंकि मैंने जब देखा उसको तो वो एकदम मतलब हड्डियां थी, सिर्फ हड्डियां और चमड़ा था या लेक के बगल में, और मैं मन में मतलब वो बैठ जाता है दिल अचानक से कि यार ये तो परसों तो इसने किल मारा था, परसों। तो जब भी वो किल करती है क्रोकोडाइल का तो अपने को लगता है कि बहुत पावरफुल है अभी। 4-5 दिन तो जी लेगी, चलो कुछ तो गया हाँ। इसके पेट में, डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है और रिद्धि ने अपने बच्चों को दूर रखा है, खुद के बच्चे तो डिपार्टमेंट लेके गए हैं और कहीं और है, तो उसको खाने की तो लड़ाई नहीं है, चलो खा तो सकती है वो। तो और जब मैंने उसको ये देखा 2 दिन बाद, मुझे लगा यार तो खाया कैसे नहीं इसने, अगर मारने की ताकत थी इसमें तो खाने की ताकत कैसे नहीं थी, तो शायद नहीं हो ही नहीं रहा था शायद उसको खाना। तो मुझे तो लगा शी इज डेड, बट एक 5-6 सेकंड के बाद सिर्फ उसका एक टेल फ्लिक हुआ एंड फिर वापस ऐसी थी, तो मैं बोला यार जिंदा है ये, मतलब मेरे आंखों के सामने मर रही है क्या? तो बहुत ही वियर्ड सा फीलिंग होता है। तो मेरे साथ गेस्ट थे, मैं फोटोग्राफी टूर्स ले जाता हूँ, तो मेरे जी। साथ गेस्ट थे, तो मैं बोला इसको फोटो लायक है नहीं कुछ भी लेने के लिए, बट अगर आपको कोई वीडियो लेना है तो एक वीडियो क्लिप ले सकते हो आप लोग, कि आपको रहेगा कि ये इस अवस्था में थी। ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इंटरफेरेंस इम्पोर्टेंट है क्या नहीं? इसको खाना देना और रहना ज़रूरी है क्या नहीं? तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अपने को पता भी चले कि ये इसको आप खाना दे के और नहीं बचा सकते थे। हाँ। इसकी हालत हो गई थी। इसको देख के अगर आप विजुअलाइज़ अभी करो, तो आज जितने लोग मेरे से डिबेट करते थे एक ज़माने में कि नहीं, नहीं इसको खाना देना चाहिए, आज जाके बोलते हैं नहीं यार मेरे ख़्याल से वो गुज़र गई ठीक था। क्योंकि इस हालत में उसको और जिंदा इतना रख के पेन कोई झेलने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि आप नहीं सिर्फ था। वो पेन उसका एक्सटेंड कर रहे हो उसको दे के, कोई मतलब नहीं, उसका जाने का टाइम आ गया था। तो हमने जैसे ही वीडियो ऑन किया, मैं बोला वो टेल फ्लिक का शायद एक वीडियो आएगी तो समझ में आएगा कि शायद, और उसी के 2 सेकंड बाद वो खड़ी हो गई, बेचारी खड़ी हो गई, और मैं बता रहा हूँ जब उसने हमारे पास देख के खड़ी हुई और उसके फेस में तो वैसे ही पावर था, उसके आंखों में वैसी चमक थी, वो मतलब वो आंखों से पूरी जिंदा थी, बट बॉडी उसकी एकदम गई हुई सी थी, वो एक सूख गई 5 थी। कदम चली और फिर गिर गई, ऐसी मतलब लेट गई वो, लेट गई। और मैं सीन देख रहा हूँ, पूरा सीन, कि उसी तालाब के पास वो हुआ करती थी, उसी तालाब के पास उसके पहले बच्चे हुए थे, दूसरे लिटर हुए थे, वहीं उसने पूरा उसकी जिंदगी उतारी थी ना। तो लगता था कि वो अपने घर आई है, तो इट्स ओके इफ शी इज डाइंग इन दैट प्लेस, इट्स ओके। फिर हमको ये भी डर लग रहा था, बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, कंटिन्यूअसली थॉट्स आते हैं, तो मुझे बिल्कुल। लग रहा था कि इसको शायद ये दूर जाए लेक से, क्योंकि क्रोकोडाइल ले सकता है, ये जिस क्रोकोडाइल को मार रही थी इतने देर को हो क्रोकोडाइल ले सकता है जा वो सकता है, या क्योंकि वो खत्म ही हो गई है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि ले जाए तो ले जाए यार, क्रोकोडाइल को भी तो खाना है। नहीं, मैं किस हद तक अपना अटैचमेंट इस टाइगर के साथ देख रहा हूँ, और इतना सोच रहा हूँ, और फिर खड़ी हो गई, और फिर वो थोड़ा और 10 कदम हमारे तरफ आई, एक पेड़ के नीचे, और वहां जाके लेट गई वो। और ये पूरा टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से हम 2 या 3 मिनट थे वहाँ पे, और हमारी दूसरी गाड़ी थी, एक फ़िल्म मेकर थे वहाँ पे और हम थे, और तब तक शायद खबर पहुँच गई और काफ़ी सारी गाड़ी आने लगी, क्योंकि टूरिस्टों को नहीं पता होता है कि क्या है, उनको लिए तो टाइगर चाहिए, बिल्कुल। उनको किसी ने बताया टाइगर सोया तो वो आ गए। तो 2-3 मिनट के बाद हम बोले कि यार लेट हर बी, कोई पॉइंट नहीं, हम यहाँ रह के हम ना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना उसके लिए कोई एडवांटेज है। बट इट वाज़ एट अ वेरी सेफ डिस्टेंस, इट वाज़ ऑलमोस्ट 50-60 मीटर दूर वो नदी किनारे बेचारी लेटी रही और हम वहाँ से निकल गए। तो बट वो पूरा माहौल उसके बाद जो डिप होता है, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली रन होता है कि ये आज शाम भी रह पाएगी या कल पूरे दिन कैसे रह पाएगी, और वही हुआ। मेरे एक मित्र मिले पार्क में, मैं बोला भी कि आप जा रहे हो एडवर्ड देख सकते हो, ये मुझे नहीं लगता 1 या 2 दिन से ज़्यादा रहेगी, और एग्ज़ैक्टली सेम थिंग हैपेंड। जस्ट उसके नेक्स्ट दिन वेडनेसडे था, वेडनेसडे को पार्क बंद होता है, तो कोई टूरिस्ट गए नहीं, तो पता नहीं। थर्सडे को जब पार्क खुला तब रेंजर से पता चला कि वो शी हैड पास्ड ऑन। सो इट वाज़ मतलब मेरे साथ तो पहली बार हुआ कि मैंने वो ऐसे कैरेक्टर को देखा, जो मैंने बहुत छोटे से देखा है उसको, बहुत छोटे से, या और बहुत सारे उसके मेमोरीज़ है ना, इतने सारे, मतलब आई छोटे कैन सी कब्ज़ के। दैट ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आप एग्ज़ैक्टली, अ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था, बट हाँ, मतलब ये चीज़ आप
एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो किसी को कि बिल्कुल, आपके बिल्कुल। दिल पे क्या गुजरा है कैसे बताओगे आपने। तो बट बड़ा ही खराब मुझे एक्सपीरियंस था बहुत अफ़सोस हुआ कि वो नहीं रहीं, जी सबको अफ़सोस है। जी लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने जाते-जाते 2 दिन पहले दिखाई, जी क्रोकोडाइल का हंट करके ये दिखाना कि जैसे उनकी नानी किया करती थी, बिल्कुल बिल्कुल मछली। बिल्कुल तो उसने प्रूव किया कि टाइगर, टाइगर ही रहता है बॉस। उसको आप 100% एक एक किस्सा आपने एक आर्टिकल में शेयर किया था, जब पहली बार उनका कन्फ्रंट हुआ था टाइगर नंबर टी 120 के साथ 120 के साथ। जी तो उस समय उनका कैसा बिहेवियर था? वो आपने आँखों से देखा है, मैं चाहूँगा आप उसको बताएँ। बहुत ही गजब था क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लीनिएज है इनका। हुँ, एरोहेड की माँ 19 है, हुँ। जिसका नाम कृष्णा कृष्णा। है। कृष्णा जी, कृष्णा की इससे एरो के पहले वाली जो लिटर थी वो था 63 64 65। राइट। 63 फीमेल थी, 64 और हुँ, 65 मेल थे। 64 बड़ा बहुत ही गुड लुकिंग मेल टाइगर था जिसका नाम आकाश था। तो जी। 63 जो है वो अपने एरिया से मतलब 19 के एरिया से थोड़े दूर जाके उसने मेट करके उसके जो 2 बच्चे हुए थे 63 के, वो 120 और 121 है। ओके। मतलब एरोहेड की एल्डर सिस्टर, उसके हुँ, माँ के मत नहीं स्टेप सिस्टर मान लो या एल्डर सिस्टर मान लो, या जो भी, हाँ। उसका बेटा है। मतलब उसका नेव्यू है वो। 120 तो उसका नेव्यू है। बट नेफ्यू ऑब्वियसली है। उन्होंने कभी देखा नहीं है लाइफ में। हम अगर हुँ। इंसानों के तौर पे सोचेंगे तो ये सोच तो सकते हैं हमें कि पूरा जंगल ही गड़बड़ लगेगा हमें, कि क्या हो एग्जैक्टली रहा है ये? एग्जैक्टली बट या अगर हम वैसे सोचे फोकलोर के हिसाब से तो माँ ने बताया होगा 120 को कि एक एक एरिया है रणथंभौर में जहाँ 3 तालाब है, जहाँ मैं पैदा हुँ। हुई थी, जहाँ मैं बड़ी पली पली बड़ी थी। ज़ोन नंबर तो 2, 3, 4, 5। एग्जैक्टली तुम किसी दिन या जाओगे तो देखना। तो 120 और 121 दोनों एक साथ आए थे इनफैक्ट लेक एरिया में, और 120 ने एरिया ले लिया था पूरा और हुँ, 121 ने उसके बगल वाला एरिया एरिया लिया, जो दोनों अभी रूल कर रहे हैं दोनों भाई। बट जब एरोहेड का प्रॉब्लम ये हुआ था कि एरोहेड का मेट जो था वो 86 था। हुँ। और 86 मतलब इनके रिद्धि सिद्धि के फादर जो थे वो 86 था। तो जब रिद्धि ने अपना एरिया ले लिया एरो से, तो एरो एक कॉर्नर में पुश हो गई। एक एरिया है जिसको नाल घाटी बोलते हैं, बड़ा बहुत ही जी, सुंदर सा घाट वाला एरिया है, जी। गॉर्ज है, जहाँ पे अच्छा पानी रहता है, एक छोटा-सा मंदिर भी है और वहाँ बहुत सारे केव्स है, क्रेवाइसेस है, तो सोने के लिए अच्छी जगह है। सांबर बहुत आता है स्टीप एरियाज़ पे पानी पीने के लिए, तो हंट करना शायद थोड़ा ईज़ी है। तो हुँ, उस एरिया में आके एरो रहने लगे आफ्टर हर फाइट विद रिद्धि, जब रिद्धि ने लेक एरिया ले लिया। और 120 जब आया वो तो रिद्धि को मिला पहले, यंग गर्ल तो खुश हो गया, बड़ा एरिया मिल गया। और उसके बाद वो एरो के एरिया में भी आने लग गया। तो एरो वाज़ नॉट वेरी श्योर क्योंकि टाइग्रेसेस में ये होता है हमेशा कि दे डोंट वांट टू मेट जब तक उनको यही नहीं पता होता है कि ये मेल यहाँ टिकेगा क्या नहीं। क्योंकि बिल्कुल। आप हर मेल के साथ बहुत बारे ऐसा होता है कि आपको एक ट्रांजिएंट मेल आ जाता है। ट्रांजिएंट मेल मतलब जो 3 साढ़े 3 साल से लेके 5 साल तक जिसके पास अपनी टेरिटरी नहीं है, वो घूम रहा है, ढूँढ रहा है अपनी हुँ, जगह, उसको हुँ। ट्रांजिएंट मेल बोलते हैं। और या ट्रांजिएंट मेल के साथ आप मेट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर बच्चे हो गए, तो जो एस्टेब्लिश्ड मेल होगा, वो तो मेल मार होगा देगा इसको। डोमिनेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं कि पहले 6-7 महीने तो मिले, देखे ज़रूर, बट मेटिंग की बात मत करना क्योंकि मुझे नहीं पता तू रहेगा कि नहीं यहाँ पे। हुँ, तो अब एरो जो है वो एडल्ट टाइग्रेस है, मतलब सूझबूझ वाली टाइग्रेस है, और हुँ। 120 बड़ा यंग सा मेल है, बड़ा हट्टा-कट्टा आ रहा है, मज़े ले रहा है, अरे यार मेरे को तो रिद्धि वाला एरिया भी है, एरो वाला एरिया भी है। अपनी सोच से मैं बोल रहा हूँ, नहीं ह्यूमन सोच से। मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, या एग्ज़ैक्टली। बट और 120 इज़ अ वेरी गुड लुकिंग टाइगर, वेरी गुड लुकिंग टाइगर, बट या गुड लुकिंग अपना नॉर्म है। टाइगरों में थोड़ी गुड लुकिंग, बिल्कुल, अगली लुकिंग, बिल्कुल। उनके लिए टाइगर है। उसके लिए तो एक मेल टाइगर है। तो मैंने देखा उस दिन पहले हमने एरो को देखा, और एरो सेंट मार्क करते-करते चल रही थी रास्ते पे, बट वो बार-बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि, और हमें लगा भी कि पीछे क्यों मुड़ रही है? क्योंकि हमको पता था वो एडजॉइनिंग एरिया था रिद्दी और जी। एरो का। बट वो बार-बार मुड़ रही थी, तो हमको लगा कुछ तो है, या तो एरो है, या तो रिद्दी है, या तो कोई और टाइगर है। तो हम वहीं रुक गए, एरो को पास होने दिए। और फिर हमने देखा थोड़े एक 5 मिनट बाद एक 120 आ रहा था, जिसको अभी गणेश भी बोलते हैं, चार्जर भी जी। बोलते हैं। चार्जर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ही इज़ नोन टू चार्ज एट सांबर डियर इन मलिक तालाब में, हुँ। खुले मैदान में दौड़ता था वो, मतलब उसका ऑडेसिटी थोड़ा ज़्यादा ही था उस हीरो का। अब थोड़ा वो शांत हुआ है क्योंकि अब सहम गया है, उसकी एरिया उसकी हो गई है। उस ज़माने में तो वो चौड़ में रहता था कि इनफैक्ट 120 ऐसा टाइगर है जिसने
हर जानवर को मारा है उसने। स्लॉथ बेयर मार के खाया है उसने, लेपर्ड मार के खाया है उसने। रियली? हाँ, उसने स्ट्रे डॉग जो पिलग्रिम्स के साथ आ गया था, हाँ। एक स्ट्रे डॉग, उसको मार के खाया है। तो 120 तो दहशत वाला ही टाइगर है। तो उसको चार्जर भी बोलते हैं, गणेश भी बोलते हैं। तो उस दिन भी वो जब आ रहा था तो उसने स्मेल ले लिया था एरोहेड का, बट वो रिद्धि तो सेट हो गई थी उसके साथ। बट एरो जो है, एरो को वो ही वाज जस्ट मीटिंग हर, तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मीट हर, बट नॉट एट अ ग्रेट पेस। बहुत बार होता है कि हमने देखा है कि एक बार ने टाइगर ने स्मेल ले लिया तो वो बहुत जल्दी जल्दी में चलता है, उसको जानना है कि कहाँ है, बहुत दूर तो नहीं गई है, क्योंकि मेरे एरिया से बाहर जाएगी तो मैं मिल नहीं पाऊंगा। मिल नहीं पाऊंगा। ये बहुत आराम से आ रहा था क्योंकि इसको मालूम था ये मेरा इलाका है, कहाँ जाएगी ये, यहीं जाएगी, क्योंकि नया नया एस्टेब्लिश किया था उसने टेरिटरी। एट वन पॉइंट एरो जाके एक पानी के पास बैठ गई, बोली अब मैं और ज्यादा नहीं जा रही, इसको आना है तो आई। अब वो मेल बड़ा बड़ा चौड़ा होके आ रहा था। मेल्स में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि वो जब दो मेल भी मिलते हैं ना एक दूसरे को, अब देख वो कोशिश बहुत करते हैं कि ना लड़े, क्योंकि लड़ने अवॉइड से करते हैं एग्जैक्टली यूजुअली। बहुत कोशिश करते हैं कि वो लड़ने से क्या है कि एक इंजरी भी फेटल हो सकता है। तो करेक्ट। आपको सिर्फ दिखाना है उसको कि मेरे पास मसल है, मैं मार सकता हूँ। वो भी वही कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बताते हैं, फिर वो बोलते हैं, दोनों गुर्राते हैं और वो क्या करते हैं, शोल्डर रेस करके चलते हैं ऐसे ऐसे और टेढ़ा हाँ। चलते हैं दोनों एक दूसरे को कि भाई क्या मैं बात है। लड़ने रेडी हूँ, मैं लड़ने रेडी हूँ। और दोनों बिल्कुल। लड़ने रेडी तो नहीं है दोनों, बट बताना ये होता है कि मैं तो रेडी हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंगली वो करता है। तो उसने सेम चीज एरो के साथ किया। जैसे उसने एरो को देखा, वो मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, मैं बताऊंगा, आप लोगों को भेजूंगा। जी। उसमें उसने शोल्डर रेस करके वो थोड़ा सा हल्का सा मुंडी टेढ़ा करके ही चल रहा है और पुष्पा फीमेल, टाइप से बन गया वो। हाँ बिल्कुल। और जो सबमिसिव होता है इन दिस जी। केस एरो हेड, वो बैठ गई कंप्लीटली और वो टेल घुमाने लग गई या और घुमाने लगते हैं वो। हाँ मुंह टेढ़ा करके स्नाल करते रह गई, सिंह भाई लड़ने मत आना, लड़ने मत आना। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उसमें भी कि जब लड़ाई एक्चुअली अगर हो सकती है तो सबमिसिव टाइगर जो नीचे बैठा होता है ना, वो चारों पैर का कोशिश करता है अटैक करने के लिए, क्योंकि वो पेट फाड़ सकता है नीचे से, बिल्कुल। वो पीछे के पैर से भी मार सकता है, आगे पैर से भी मार सकता है। उनके पास एक ही डिफेंस है कि खड़े होके मैं नहीं लड़ पाऊंगी या लड़ पाऊंगा तो मैं लेटे लेटे। इनफैक्ट टाइगर जब लेपर्ड को भी अटैक करने का कोशिश करता है ना, लेपर्ड भी वही करता है कि मैं नीचे से लेट के मारने की कोशिश कर चारों सकता हूँ। पैर ऊपर कर लेता है वो। हाँ, मेरे गले को पकड़ने से पहले कि अगर मैं मार लूं उसको, तो पहले तो बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो मैं रोल हो जाऊंगा, क्योंकि वही अटैक होता है। तो सबमिसिव, जो भी सबमिसिव कैरेक्टर होता है वो पहले बैठ जाता है और जो डोमिनेंस होता है वो खड़े होके नाचता है। वो सर्कल करेगा हमेशा। जैसे मेल टाइगर्स अपने बच्चे को जब भगाता है, सन को, नॉट बेटी को तो कभी नहीं भगाते हो, हाँ, बट बेटे को जब भगाता है ना, इसी तरीके से भगाता है कि बेटा बैठ जाता है, बाप जो है वो राउंड। एक या दो सर्कल करेगा लंबा सा और गुर्राएगा और बोलेगा भाई तू निकल, अब तू नहीं रह सकता यहाँ। और बस वही लास्ट एपिसोड होता है उसके। ये जब भी हुआ है ऐसे, उसके पुष्पा बाद से दिखा नहीं है। उसके बाद से आप मेल बच्चे को नहीं देखोगे। वो देखिए। बाप का एक डांट लास्ट होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद वो लड़ सकता है और मैं बाप से नहीं लड़ सकता, मेरे में उतनी ताकत है नहीं। ताकत नहीं। तो सबमिसिव इसमें भी वही किया, एरो ने बैठ गई पूरे और वो मुंडी टेढ़ा करके ग्राउल कर ही रही थी और 120 ऐसे 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 करके मस्त ऐसे एक बड़ा प्रदक्षिणा लगाया उसने क्या और फिर वो बात है। निकल गया। और हम सोच रहे हैं, अरे इतना सर्कस किया क्यों तू, अगर मिलना ही नहीं था तेरे को तो किया ही क्यों। तो अब तो बोलने की ये बात है कि बहुत बार हम नहीं एंटिसिपेट कर सकते हैं कुछ भी। आप थोड़ी बहुत जांच कर सकते हो, मतलब आउट ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो कि ऐसा होगा या ये होगा। बट टाइगर आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है, कभी भी। बिल्कुल। बिल्कुल। आप ये बोल ही नहीं सकते। तो कोई मैं टाइगर बेवकूफी को पूरी होगा, तरीके से जानता हूँ। एग्जैक्टली कोई बेवकूफी होगा जो बोलेगा मैं बोलता हूँ अभी अगला ये करेगा। आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। हम सीख गए हमारे प्रोफेशन में बोलने के लिए कि शायद ये अब ये करेगा। शायद वर्ड यस। बहुत जरूरी है, इतने क्योंकि सालों के बाद। एग्जैक्टली क्योंकि शायद आपको बचा सकता है, वरना तो आपको बोलेगा क्या बेवकूफ है यार, तूने तो बोला था ये लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े। नहीं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो वो 120 वाला मेरे को याद है, जब इंटरेक्शन था उसका पहले 2-3 बार, बहुत ही फैसिनेटिंग था। इनफैक्ट रिद्धि के साथ भी उसी जब एरो नीचे जाके, एरो और रिद्धि को बच्चे सिमिलर टाइम में हुए हैं, बहुत ही लगभग बिल्कुल। सेम टाइम में। यस। मेरे ख्याल से एक आध और महीने अगल का बगल की डिफरेंस होगा। टेरिटरी भी थी उनकी। एग्जैक्टली अगल बगल के, और एक आध महीने का डिफरेंस था। एरो के बच्चे एक आध महीने से बड़े हैं रिद्धि के जी बच्चे से। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। रिद्धि बहुत बार जब इनको फीड किया जाता था एक जगह पे, तो रिद्धि बहुत बार आती थी उस एरिया तक देखने के लिए। और बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि एरो बीच में आके चिल्लाती थी कि बॉस हम लोग यहाँ है, अब यहाँ मत आना, यहाँ खाना हो नहीं हो तो ये तेरी जगह नहीं है, तू वापस चले जा। और रिद्धि वापस भी जाती थी बेचारी बहुत बार। बट उनका इंटरेक्शन बहुत होता है।
हमें ऐसा लगता है कि यार इनकी टेरिटरी अगल-बगल में ये मिलते नहीं होंगे। बड़ा छोटा सा एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एरिया है। एक 10 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया नहीं यस, होता है। टाइगर आधे दिन में खत्म कर सकता है एक एंड से दूसरे बिल्कुल, एंड तक। तो बिल्कुल। हम तो उनको बहुत कम टाइम फ्रेम में देखते हैं। एक तो पूरी शाम नहीं देखते हम, 7 बजे शाम से लेके अगले सुबह 7 बजे तक तो 12 घंटे है। 12 घंटे बहुत होता है, हमें बहुत होता पता ही है। नहीं होता वो कहाँ होते हैं। एग्ज़ैक्टली, अपने को पता ही नहीं क्या इंटरेक्शन होता होगा, क्या एक्टिविटी होता होगा, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो हम जब ये बोलते हैं नहीं मैंने देखा एक बार ऐसे हुआ, उसके बावजूद हुआ ही नहीं है, ये मान ही नहीं सकते हैं। आपने को पता ही नहीं रात को क्या हुआ था। बट यस, इसकी स्टोरी बहुत बड़ी ही गजब थी यार। एरो एरो मतलब अनबिलीवेबल टाइग्रेस थी। बट वो भी हो सकता है कि हमने उसको इतने क्लोज से देखा और उसने अपने को देखने दिया। उसने हमें इतना सारा एक्सपीरियंस दिया कि आप टाइगर बिल्कुल, की बिहेवियर थोड़ी बहुत समझ जाओ, टाइगर के बारे में थोड़ा बहुत समझाओ, तो उसका योगदान बहुत रहा है हमारे पे, फॉर श्योर। बिल्कुल सर। और इतने अच्छे से आपने बताया, मतलब यूजुअली मैं कहानी सुनाता हूँ, लोग जी। सुनते हैं। आज मैं सुन रहा हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। थैंक यू और आसिफ। मुझे यकीन है कि जो सुनने देखने वाले हैं हमारे शेर खां को, वो जी, कमाल का वो एंजॉय कर रहे होंगे इस कन्वर्सेशन को। सचिन, एक और चीज़ है कि मैंने आपकी जी, एक से एक वीडियोज़ और पिक्चर्स देखे हैं। जी, आप पूरी दुनिया के जंगल घूमते हैं। जी। लेकिन टाइगर की जब बात आती है तो आप हिंदुस्तान में ही देख सकते हैं। जी, इतने अच्छे जंगल जी, हिंदुस्तान के ही हैं। जी, आपने ज़िक्र किया था बमेरा मेल का, जी, जो कि बांधवगढ़ के जी, चक्रधारा इलाका उनका होता था। बिल्कुल, और उनके फादर होते थे, फादर साहब बीटू। बीटू, बिल्कुल। तो मैंने बीटू को बहुत अच्छे से, बमेरा भी मुझे मिले, जी, लेकिन जी, बीटू के साथ मैंने आखिरी वक़्त वक़्त तक काम किया था जब जी, वो नहीं रहे। जी, तो मैंने देखा था कि बीटू, आपने चार्जर की बात की, चार्जर एक जी, टाइगर बांधवगढ़ के भी होते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि बीटू बीटू के के पापा फादर थे, हुआ करता है। बिल्कुल। हाँ, चार्जर की खूबी थी कि अकेला वो टाइगर हैं, चार्जर हुँ, जिनका मकबरा बना हुआ है, चार्जर पॉइंट है करेक्ट, बांधवगढ़ में, आप बिल्कुल, देखे होंगे। बिल्कुल। तो आपने इतनी सारी बिहेवियर को देखा, हमने बात की जी, कि हम बहुत कम समझते हैं टाइगर, मैं भी मानता हूँ टाइगर को, जी, कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पूरे बिल्कुल, बिहेवियर को हम अच्छे तरीके से बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल। एरोहेड ने अपने 2 लीटर खोए भी थे। जी, टोटल 3 लीटर दिए थे, 4 बच्चे, बिल्कुल, 4 बच्चे और 3, जिसमें बिल्कुल। से 2 उनके नहीं रहे थे। उस जी, टाइम पे भी आपने उनको स्पॉट किया था, कुछ बिहेवियर में उनको आपको दिखा था कि वो बहुत परेशान थीं, घबराई हुई थीं, नहीं, कुछ ऐसा दिखा था? नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया था ये। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कि हम जो है जी। इमोशनल कोशेंट अपना ज़्यादा है हुँ, और टाइगर्स का इंस्टिंक्ट कोशेंट ज़्यादा है। तो राइट। हम जो ग्रीव करते हैं, हम हुँ, ग्रीव लंबे समय तक करते हैं और हमारा ग्रीवेंस ये भी होता है कि अगर अपने आस-पास के अपने फैमिली मेंबर को अपन जब खोते हैं, तो अपने को भूख नहीं लगता, अपन खाते नहीं हैं, हम उस पे कटौती करते हैं। एनिमल्स में ये नहीं होता है। हुँ, अगर एक टाइगर अपने बच्चों को खोती है, वो चिल्लाएगी, बोलते रहेगी, इंस्टिंक्टिवली उसको पता है बच्चे गए हैं बट उसका इंस्टिंक्टिवली है कि यार होंगे भी तो मैं चिल्लाते रहूँ। बट उस ग्रीफ में अगर उसने एक अपॉर्च्युनिटी देखा, एक चीतल आ गई, तो वो स्टॉप करेगी हुँ, 100% और मारेगी, खाएगी, 100% खाएगी। क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट का कोशेंट इमोशनल कोशेंट से ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो ये दूसरी चीज़, वो जंगल है, वहाँ पे एग्ज़ैक्टली, अपॉर्च्युनिटी मैटर करता है। हम तो इंसान, हमें एग्ज़ैक्टली। पता है कि हम अभी भूखे हैं, 10 मिनट बाद हमें खाना मिल बिल्कुल, जाएगा। 100%। तो ग्रीव जो करता है ना टाइगर, वो बहुत कम करता है। करते ज़रूर है बट उनका हुँ, इमोशनल पर्टिकुलर्ली टाइगर की बात कर रहा हूँ। एलिफेंट ज़्यादा करते हैं, डॉल्फिन ज़्यादा करते हैं, यस, चिंपैंज़ी यस। ज़्यादा करते हैं। वो थोड़े क्लोज़, उनका इमोशनल क्वोशिएंट थोड़ा ज़्यादा है। अ, ह्यूमन की टा तरह होता है उनका थोड़ा। बिल्कुल, टाइगर का इमोशनल क्वोशिएंट मेरे हिसाब से बहुत कम होता है। हुँ, नहीं होता ऐसा नहीं, बिल्कुल हमने देखा है ग्रीव होता है उनमें, ग्रीव करते हैं, वो चिल्लाते हैं जब बच्चे खोते हैं। बट एरो में मैंने पर्सनली नहीं देखा है ऐसा कि वो परेशान हो गई थी या जो हो गई थी। मैंने पर्सनली नहीं देखा है। शी वाज़ गुड, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके शायद बच्चे बड़े इल ही थे, इसीलिए वो खोए। मुझे नहीं लगता कि किसी मेल ने मारा हो, दोनों लिटर का। मुझे लगता है दोनों जी, इलनेस से ही गए हैं उसके बच्चे। गए। क्योंकि बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए देखा, एक मतलब 3rd लीटर जो था उसका, 1st लीटर तो ऐसे ही गए। 2nd में रिद्धि-सिद्धि आए। 3rd वाले जी, में एक ही फ़ोटोग्राफ है किसी एक गाइड के पास, जिसने नाल घाटी में ही देखा था। एक आध 2-3 गाड़ियों ने देखा था, उसके बाद वो दिखे ही नहीं बच्चे। दिखे ही नहीं। तो अपने को पता ही नहीं कि वो और बच्चे बहुत छोटी उम्र में क्या, ही उन्होंने, बहुत ही मतलब छोटे में। वो, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। यहाँ पे एक सवाल, अब दूसरे उस पे आते हैं मुद्दे पे जी, कि जंगल वाले उसे फीड कर रहे थे, यानी बेट डाल रहे थे जी, एरोहेड को। उनकी बेटी कनकटी ने 2 लोगों को जी, मार डाला। एक जी, रेंजर साहब थे अपने, जी, और एक 7 साल के बच्चे थे। जी, उस समय अगर जंगल वाले
एरोहर्ट को कहीं शिफ्ट कर दे, क्योंकि 11 साल की उम्र थी। मैं मान रहा हूँ उनको बिल्कुल बहुत गंभीर बीमारी थी, कैंसर था उन्हें, बोन कैंसर था। बिल्कुल। तो अगर ये फैसला उस समय लेते तो शायद आपको नहीं लगता कि इतनी तकलीफ से जो वो गुजरी, शायद वो तकलीफ उनको नहीं झेलनी पड़ती। और अगर एरोहेड आपने बेड सॉरी सॉरी सॉरी, और आप खत्म कीजिए। आपने बेड जब बंद किया है वो तब जब आप पे प्रेशर पड़ा है। जी आपने उनके बच्चों को तब रिलोकेट किया, कनकटी को और 2 और कप्स को मुकुंदरा हिल में, जब आप पे प्रेशर पड़ा है। जी और जंगल वालों की कोशिश रहती है कि टाइगर साइटिंग अच्छी हो रही है तो टूरिज्म बढ़ेगा। जी एक एक कहीं ना कहीं एक सवाल जंगलात के एक्शन पे उठता है कि उनको ये एक्शन पहले लेना चाहिए था, जब उनको पता था कि अब ये वाइल्ड में हंट नहीं कर सकती, वो कैपेबल नहीं है, बीमार है, और उसके बच्चे भी हो गए जो टोटली वो भी हंट नहीं सीख सके हैं क्योंकि माँ सिखाती है। एरोहेड ने अपने बच्चों को नहीं सिखा पाई। तो आपको नहीं लगता जंगल वालों की कहीं चूक है इसमें थोड़ी सी? आसिफ, मेरा ओपिनियन बहुत ही अलग है इस बारे में। जी मेरा ओपिनियन ये है, पहली बात तो कि इंटरफेरेंस जितना कम हो उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, टोटली अगर एग्री। आप अपने आप को डिटैच करो इससे और आप सोचो कि मैं पार्क चला रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं इस पार्क की टाइगर की पॉपुलेशन को अपने कैरिंग कैपेसिटी तक ले आऊं। बस इतना मेरा काम है। मैं नहीं, अगर मेरे पास 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, या और एक टाइगर को लेट्स से 10 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, तो मैं 100 टाइगर ही रख सकता हूँ मेरे पार्क में। इससे ज्यादा बिल्कुल, नहीं रह सकता मैं। बिल्कुल, मैं कुछ भी कोशिश कर लूं, मैं नहीं रह सकता, वरना क्योंकि पूरा कोई इकोसिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। अब 80 पे ना आए, 90 पे ना आए, मेरी कोशिश रहेगी कि ये 100 पे आए। एक बार हुँ, 100 पे आ गया आसिफ, इसके बाद दिक्कत ही दिक्कत है आपको, दिक्कत ही दिक्कत है। बिल्कुल, अब अनफॉर्चुनेट है कि अपने पास 52 प्लस टाइगर रिजर्व्स है, और मेरे राइट, हिसाब से एक 10-12 मैक्सिमम 15 टाइगर रिजर्व होंगे जहां पे हम कैरिंग कैपेसिटी फुल की बात कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल, एरियाज में फुल कैरिंग कैपेसिटी नहीं है अपने पास। नहीं है। एंड मोस्टली दीज आर दीज पॉपुलर टाइगर टूरिज्म एरियाज जहां पे कैरिंग कैपेसिटी पे है, जबकि टूरिज्म 20% ही खुला है। बट फिर भी जो भी मान लो, शायद फंड्स अच्छे आते हैं या प्रेशर है या कोई भी रीजन से टाइगर पॉपुलेशन ब्रिम तक है। आप कान्हा पकड़ लो, बांधवगढ़ पकड़ लो, काजीरंगा पकड़ लो, ताड़ोवा कर लो, पेंच कर लो, रणथंभौर कर लो। हम कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो राइट, रणथंभौर का सीटीएच विच इज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, राइट, उसके हम कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर आ चुके हैं ऊपर जा रहे ऑलरेडी। हैं। अब आपको इंटरफेरेंस आइडियली तो नहीं करना चाहिए, आइडियली मतलब प्रेशर तो आए ना आए, आप एरो को स्टार्टिंग से ही खाना नहीं खिलाना चाहिए था आइडियली। राइट, वो तभी पास होती तो भी ठीक था। बट टूरिज्म का प्रेशर, अपने जैसे इमोशनली इन्वॉल्व लोगों के प्रेशर से डिपार्टमेंट ने ये भी सोचा कि यार बच्चे हैं, छोटे हैं, देखते हैं, करते हैं। अगर रह पाएगी, अगर ये इस इलनेस के स्टेज से गुजर जाती है, मतलब इफ शी पासेस थ्रू दैट, तो ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रांग होके अपना टेरिटरी बढ़ाए या जो भी है। क्योंकि राइट, एरो रिद्धि के निकलने के बाद, मतलब रिद्धि के एरिया को छोड़ने के बाद, अपनी खुद के एरिया को छोड़ने के बाद बहुत छोटी जगह पे रह रही थी एरो, बहुत ही छोटी जगह पे। तो हुँ, हम पूछ भी रहते अपने आप को कि ये इतने छोटे एरिया में बच्चे देगी कैसे, रखेगी कैसे, क्योंकि हुँ, प्रेशर तो आएगा ही बगल से। इस तरफ नूरी बिल्कुल, थी और इस तरफ रिद्धि थी, तो उसको कहीं ना कहीं तो तकलीफ आना ही था। बहुत छोटा एरिया था उसका, बट बिकॉज दे वर फीडिंग हर, वो अपने एरिया में, उतने एरिया में वो ठीक थी, खुश थी। मुझे लगता है कि अगर मैं होता उस जगह पे, तो मैं शायद वो डिसीजन उसी टाइम में ना लेता कि मैं इनको फीड करूं। बट मुझे पता है आज इतने प्रेशर से मुझे फीड करना अनिवार्य था। नहीं, ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। या अब फीड आप करने चालू कर दिए, उसके बाद द बेस्ट थिंग दैट यू कुड हैव लुक्ड एट, मतलब आपका सबसे बड़ा सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन ये होता कि एरो के तीनों बच्चे बड़े होते। एरो की इलनेस तो आपने कोशिश करी, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट करा, उसको डार्ट किया, ट्रीटमेंट उसके दिया टेस्ट या करे, सब कुछ करे। अ, हमको नहीं पता, मतलब आज भी इंटरनेट में 10 बीमारियां बात करी जाती है एरोहेड के बारे में, अपने को नहीं पता ऑनेस्टली। डिपार्टमेंट से एक बार भी प्रेस रिलीज ऐसा नहीं आया है कि उसको हाँ, ब्रेन कोई कैंसर था कोई या कहता है ब्रोन ट्यूमर कैंसर था। है या नहीं पता अपने को। हमको पता है बिल्कुल, बॉडी में एक ट्यूमर था, बट फर्स्ट जब टेस्ट करा था 2 साल पहले, तब ये राइट, बात हुई थी कि उसके हिप बोन की जो कार्टिलेज है वो या खराब हो गई थी। जॉइंट में। हुँ, जो जिसके लिए हम नी का रिप्लेसमेंट करते हैं ना, वो वाला राइट, कार्टिलेज, हिप बोन वाला। तो वो चल नहीं पा रही थी और उससे वीकनेस स्टार्ट हुआ था।
क्योंकि अगर कैंसर या ट्यूमर होता तो वो 2 साल भी नहीं रह पाती, क्योंकि उनका करेक्ट, टाइम फ्रेम बहुत कम है, 4 14-15 महीने 6 इयर्स का महीने है। का होता है यार। बिल्कुल इंसानों में फिर भी कैंसर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, क्योंकि हम 80 साल तक जीते हैं, कैंसर को ग्रो होने को टाइम लगेगा। टाइम उनकी लगता है, ये उम्र ही तो होती है 15-12 साल की, तो 16 उनके साल उनमें तो आराम से। कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड होगा बॉडी के हिसाब से। करेक्ट, करेक्ट। बट जो भी है, मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से सही कर रहा था जब तक वो फीड कर रहा था इस सोच से कि बच्चे बड़े हों और उसके बाद चले जाएं और अपना हेडेक खत्म। अपना हेडेक मतलब डिपार्टमेंट का हेडेक। मैं नहीं मानता कि एरो को उठा के उनको कहीं और डालना चाहिए था, क्योंकि एक तो आप जिस भी 3 टाइगर रिजर्व में डाले हैं अभी तो, और वो एनक्लोजर में ही है, वो फ्री नहीं है, तीनों बच्चे हैं। राइट, राइट। तीनों एरिया में एक है बूंदी, एक है मुकुंदरा हिल्स, और दूसरा है मुकुंदरा कोटा। कोटा, ढोलपुर मुकंदरा और ढोलपुर बूंदी। ढोलपुर, हुँ, मुकुंदरा और बूंदी। अब तीनों जगह, उसमें से सिर्फ ढोलपुर ऐसी जगह है जहाँ पे 2 या 3 टाइगर है। मुकुंदरा में टाइगर लाइटनिंग को लेके गए थे, एरोहेड की बहन को लेके गए थे जी, जी, मुकुंदरा में, स्टार्टिंग में। जी। और इनफैक्ट उधर एक नया मेल भी यहाँ से पैदल चल के गया था, 91 T91 मुझे याद है, काउबॉय बोलते थे। उसने एरोहेड के साथ मीटिंग भी करी थी। ओह! वो खुद से चला गया था वहाँ पे। उसके बाद वो दोनों अंदर जो फेंस एनक्लोजर वाले टाइगर दोनों मर गए थे जितना मैं जानता हूँ, और वहाँ टाइगर्स नहीं है। ढोलपुर में ज़रूर है, और रामगढ़ बिजदारी में भी नहीं है टाइगर्स। तो यहाँ जाके रिलीज़ करना आज के तारीख में डेथ के बाद, मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन डेथ के बाद तो रिलीज़ करना इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि हुँ, आप मेरे जैसे लोग क्वेश्चन करेंगे डिपार्टमेंट को कि जब आपको पता था कि ये हिस्ट्री मानिटर है, है। तो हाँ, क्यों आपने रिलीज़ किया? नहीं करोगे। अब ये अनफॉर्चुनेट था अपने लिए कि जस्ट व्हेन दे वर अबाउट टू सेपरेट, उस टाइम में ये हुँ, अटैक हुआ। अगर आप देखो राइट, कनकटी की लास्ट बहन जो अभी पकड़ी गई, वो जिसने आज तक किल नहीं किया ह्यूमन का, बिल्कुल। वो भी तो निकल ही गई थी, ऑलमोस्ट बाहर हाँ, ही गई थी, वो चली गई, उसको बाहर से पकड़ के लाए। मेल भी लगभग निकल ही जाता, फीमेल भी निकल जाता। इट वाज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कि ऐसे टाइम पे अटैक हुआ जब आपने उनको पाल-पोस के इतना बड़ा तो कर लिया था, वो हुँ। निकल जाते उस एरिया से तो जब सबके लिए मौका था ईज़ी कि होता। चांस देने का था, तब आपने उनको पकड़ के अंदर कर दिया। एग्ज़ैक्टली। बट मुझे ये है कि अगर आप एक एरिया को, अभी जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि एरो को और खिलाना चाहिए था, क्या होता? रह लेती वो। हुँ, बट वो इट्स नॉट ओके, क्योंकि वो नाल घाटी वाला एरिया या तो रिद्धी की बच्ची ले सकती है आज, रिद्धी खुद ले सकती है, या येस, नूरी की बच्ची ले सकती है, या नूरी ले सकती है। कोई एक हेल्दी टाइगर ले, तो वो प्रोक्रिएट करे, वो और बच्चे दे, वो पॉसिबल है। एरो से तो नहीं होगा अभी। नहीं हमको हो पता है पाएगा। एरो इस एज पे है जहाँ से उसपे बच्चे नहीं आएँगे। तो हम उसको पेट एनिमल जैसे ट्रीट करके हम उसको कहीं ले जाके रख के खाए-पिलाए, मुझे लगता है वो इंटरफेरेंस अपने को डिटैचमेंट होना ज़रूरी है, पर्टिकुलरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनका एम तो यही होना चाहिए कि हमारे पास ब्रिम तक टाइगर है या नहीं है तो बाकी के पेरिफेरी के टाइगर मरेंगे ही, अपने पास ऑप्शन नहीं है। अनलेस बिल्कुल। राजस्थान गवर्नमेंट सेज कि नहीं, हम मुकुंदरा में 2 और शिफ्ट करेंगे, हुँ, रामगढ़ में और करेंगे, ढोलपुर में और करेंगे, व्हिच इज़ ओके। बट रणथंभौर के, अगर मैं जानता भी नहीं हूँ सीएफ को, रणथंभौर के, है ना? तो ऐसा नहीं हो कि मैं उनकी माउथ पीस हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं उनके जगह पे होता, मेरी सोच हुँ। यही होती कि मैं इस दलदल में तो घुस गया कि एरो के बच्चों को खिलाने तो लग गया। अब मैं जब तक वो 2 ढाई साल के ना हो तब तक मैं खिलाऊँ, और उसके बाद मैं हाथ साफ कर लूँ कि भाई अब हुँ, मैंने एरो को असिस्ट किया कि अपने बिल्कुल। बच्चे को बड़ा करने में, जो वो खुद शायद नहीं कर पाती। अब उसके बाद अगर मुझे कोई क्वेश्चन करे कि यार तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? मैं करूँ तो भी मरूँ, ना करूँ तो भी मरूँ, वो वाली बात हुई। बिल्कुल, 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 वैसा है। बिल्कुल। बट दैट्स माय तो ओपिनियन, है ना? आपने मछली की भी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी की हुई है, जी, जो जी। मछली की भी एक जो वीडियो था, जो क्रोकोडाइल को उन्होंने किल किया बिल्कुल, था, बिल्कुल। उनको क्रोकोडाइल किलर भी लोग बुलाते थे। जी, जी। तो वो वीडियो देखने के बाद, वो पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा था कि यार बड़ा रेयर है। जी, और जब यही काम एरोहेड ने अपने जी। मरने के 2 दिन पहले करके, वो भी बिल्कुल, इतनी कमज़ोर हालत में जब किया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मुझे लगा कि कहीं न कहीं पे लोगों को मछली की पूरी यादें ताज़ा करके जाएगी। 100%, 100%। बिल्कुल, लोगों ने रिकॉल किया कि मछली ने किया, बिल्कुल, मछली। बिल्कुल। मछली के साथ आपका क्या इंटरेक्शन रहा है सर? मछली मैं उस टाइम में जस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहा था, और ओके। उस टाइम में उसको एक मेल बचा हुआ करता था, ब्रोकन टेल, इसकी बहुत यस, बड़ी यस। फ़िल्म भी बनाई थी यार वो कॉलिन ने। आज उसकी भी डेड बॉडी ही मिली थी एंड में, रेलवे ट्रैक बिल्कुल, पे। और वो मुकुंदरा के पास ही चल के जा रहा यस, था, जहाँ 91 यस। गया था और जहाँ लाइटनिंग को भेजा गया था, उसी के पास वो जी, खुद से जा रहा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतने साल के बाद भी टाइगर कोई एक पाथ लेके एक तरफ जाते हैं और अपनी एरिया ढूँढते हैं।
बट मछली की मुझे याद है कि मैं नया था उस टाइम में जब मैं पार्क जी। घूमता था 2003, 4, 5 में। तो हर इन्फॉर्मेशन इज न्यू इन्फॉर्मेशन ना, आप या सीखते हो उस टाइम में, तो आपकी आंखें ऐसी चमकती हुई, हर कि हर गाइड कुछ जो नया भी लगता बोलेगा, है। हाँ, मतलब और हर चीज विश्वास करते थे आप गाइडों की। आज आप हाँ। क्वेश्चन कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि नहीं, भले आज पहले गाइड बहुत बनाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत। बट ठीक है, आप कहानियाँ ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है आसिफ, नहीं? यस। कहानी से लोग बिल्कुल, जुड़ते हैं। बिल्कुल। अगर यही चीज़ आपको कोई ड्रैब सा ऐसा गाइड बैठे है, ये टाइगर है, इसका नाम मछली है, खत्म। तो आपको कनेक्ट ही नहीं आएगा। बट जैसे ही वो करेक्ट। स्टोरी बताएगा आपको कि मछली का 2 बच्चा था, उसमें से एक ब्रोकन टेल था, जिसकी टेल हल्की-सी टूटी हुई थी। टूटी वो हुई बड़े थी। होने के बाद उसको कहीं जगह नहीं मिली, वो ढूँढते-ढूँढते अपने वनवास के चक्कर में चला चला गया तो और वो एक कहानी पहुँच वो भी गढ़ गया। रहा है। बिल्कुल। हाँ, वो कहानी रोमांचक होती है और वो पहुंच भी गया था मुकुंदरा तक, ऑलमोस्ट पहुंच गया बहुत था। यस, अनफॉर्चुनेटली उसको ट्रेन ने एक्सीडेंट से वो तब एक्सीडेंट में मर गया। मरा। तो तो आपको और लगता है कि यार वो शायद उस दिन वो ट्रेन ना, वो पटरी ना आती पार करता, आज वो वहां किससे बनाता कि मुकुंदरा में टाइगर होता, ब्रोकन टेल नाम का, जैसे आज चार्जर की बात कर रहे हैं, बमेरा की बात कर रहे हैं। तो बट मछली की मेरे को ये स्टोरी बहुत याद है, मुझे बोलते थे लोग कि वो पूरी लीनिएज, इनफैक्ट वो लीनिएज दोपहर को चलती है। हुँ, मतलब भरी धूप में वो टाइगर चलते हैं। और मैंने कहानियाँ सुनी है कि मैंने देखा भी है, 19 करती थी, एरोहेड करती थी, रिद्धी अभी भी करती है कि आप 9 साढ़े 9 एक टाइम में फुल डे परमिट हुआ करता था। फुल डे परमिट जी, में आप पूरे दिन पार्क में रह सकते थे। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वो बंद हुआ है अभी। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैसेट्स आता था क्योंकि गर्मियों में अप्रैल, मई, जून में कड़ाके की गर्मी होती है, भयानक बिल्कुल। गर्मी होती है। और उस गर्मी में आप हर जानवर को आप देखोगे कि कोई छाया छोटी-सी मिल जाए, उसमें बैठ के मुँह खोल के पैंट करता है वो, क्योंकि हुँ, गर्मी इतनी है। आप हाँफ रहे होते हो या मोर से लेके छोटे ड्रोंगो से लेके पिट्टा से लेके जो समर विजिटर है, हुँ, आप डियर से लेके किसी को भी देख लो, वो कहीं एक बंदर बंदर भी पेड़ के नीचे तने में बैठेगा वो छाया हुँ, के लिए। आपको पता है कि इस टाइम में कोई नहीं आएगा। कोई मूवमेंट नहीं होगा। उस टाइम में ये चलते थे। और हुँ, कभी-कभी स्टॉकिंग में मैंने देखा है कि पैर रोड गरम है, तो एक पैर उठा के रखती थी वो, कि भाई उसको लग रहा है गरम, फिर वो रखेगी, फिर दूसरा पैर उठाएगी। आपको पता चल रहा है गर्मी है, बट वो और ये मैंने चारों को देखा है, मछली को करते हुए देखा है ये, उनके अम, ब्लड लाइन में था ये। उनके पूरे ब्लड लाइन में आज रिद्धी चलती है, क्योंकि आज बहुत बार हम जब समर में जाते हैं, पार्क तो 9:30 बजे बंद होता है अनफॉर्चुनेटली। जी, तो लोग बोलते हैं 9 बजे गर्मी हो गई यार, चलो। मैं बोला बॉस, रिद्धी का आधे कोई घंटा भरोसा है। नहीं, रिद्धी का कोई भरोसा नहीं, वो 9:25 को भी निकल सकती है चलने, बहुत उसका कोई खूब, बहुत भरोसा खूब। नहीं। बिल्कुल। तो टाइगर ये ब्लड लाइन रहा है इनका। टाइगर हमेशा आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं, दिखाते हैं अपने बिल्कुल। एक बिहेवियर को, जिसे जी, देख के आपको लगता है कि जैसे आपने बात की ना कि टाइगर जब आता है, कंधा टेढ़ा करके और डराता है, जी, फिर टाइगर करेक्ट। ज़मीन पे बैठ जाती जी, है। एक रणथंभौर के ही टाइगर थे, टाइगर नंबर 25, जिन्होंने अपने जी, कप को स्टार पाला में। था। अरे जी, या जी, स्टार मेल। करेक्ट। उस टाइम पे भी मछली आई थी उस कप के पीछे। जी, तो वो घूम करके आया वैसे ही कंधा टेढ़ा करके। मैंने करेक्ट, उसको करेक्ट। पूरा पिक्चराइज़ किया था अच्छा, और अच्छा, वो हाँ, बिल्कुल सबमिशन वाले मोड सबमिसिव, में थी, करेक्ट, लेग करेक्ट। गई जी। और वो आया। एक चीज़ मैंने सचिन उनको देखी थी, हुँ। वो कुछ सिग्नल देते हैं मुँह के पास जी, आकर के जी, जी। और सडनली वो करके हाँ, वो पीछे बिल्कुल, हट जाते हैं। बिल्कुल। आज तक मुझे नहीं समझ में आया, नहीं कोई पता, मुझे बिल्कुल, बता नहीं पाया। बिल्कुल। आपको भी अगर क पता हो तो नहीं, मुझे नहीं, नहीं, बताइए? नहीं, नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं आसिफ, जो हम सिर्फ़ अज़्यूम कर सकते हैं कि ये क्यों किया होगा उसने? ऐसे क्यों किया होगा? हाँ, और बहुत ही विचित्र, जैसे आज मैंने एक बहुत सुंदर-सा वीडियो देखा मेरे मित्र का, जो यही वाला एरोहेड वाला इंटरैक्शन, जी। एरो जाके लेट गई, रिद्धी और दोनों मेल बच्चे बैठे थे। ऑलरेडी बैठे थे, एरो वहाँ पहुँच के लेट गए उनके सामने और दोनों बच्चे गुर्राने लगे, ऑब्वियसली, क्योंकि कोई हुँ, और टाइग्रेस आई है कोई आ और गया या माँ भी गुर्रा रही है। अब माँ बहुत बार हमने देखा है बच्चों में भी करती है। मैंने एरो को देखा है ये करते हुए रिद्धि-सिद्धि के साथ। इनफैक्ट मैंने 19 को भी देखा है, जब एरो, पैकमैन और लाइटनिंग ये जब छोटे हुँ, थे, पैकमैन अकेला मेल था और ये बहुत जी। बुली करता था दोनों बहनों को। मतलब वो दौड़ के आएगा और माँ पे तो कूदेगा तो माँ हुँ। चिल्लाएगी, तो ये बेटियों पे कूदता था और बेटियों एक एक हद के बाद क्या है कि बेटियों को एक्सेप्ट नहीं होता था कि वो सॉलिटरी वाला दिमाग में आ रहा है कि अब अकेले ही ठीक है यार, मैं खा भी सकती हूँ, मार भी सकती हूँ, इस गधेड़े को क्यों खिलाऊँ मैं अपने, हैं? क्योंकि बच्चे मेल बच्चा जो है, इंटरेस्टिंग, वो सबसे यूज़लेस इंटरेस्टिंग होता या है। वो तो या तो माँ के पीछे रहेगा या बहन के पीछे, बहन जो के फ्री पीछे में रहेगा। खाना मिले तो ले ले। तो एक बार मैंने देखा था कि लाइटनिंग एरो नहीं, लाइटनिंग बहुत परेशान हो गई थी पैकमैन से और कंटीन्यूअसली ग्राउल कर रही थी, बट पैकमैन सुन ही नहीं रहा था। हुँ, और 19 दौड़ के आई और
पैकमैन को जो दबाई उसने, बाप रे, अनबिलीवेबल था। मतलब आपको गुर्राया। बिल्कुल, और आपको समझता है कि ये एक्चुअली ये ट्रीट करता है। मैं नूरी के भी देखा था, नूरी के 2 मेल बच्चे थे, 1 फीमेल थी। नूरी ने जस्ट किल करके रखा था सांभर, फ्रेश किल पानी में, और उसने सिर्फ अपनी बच्ची को खेलने दिया उसके। जैसे ही बच्चे उठते थे मेल, वो घूम के खड़े होके चिल्लाती थी उनको हाँ, और क्या बैठ बात है, जाते थे। हाँ, क्या और बात है। इट्स वेरी एविडेंट कि वो चाहती है कि बच्ची को कुछ तो मौका मिले, क्योंकि बच्ची को खेलने का मौका नहीं मिलता है, खाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वेरी बच्चे जो है, इंटरेस्टिंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम देख के वी कैन ओनली प्रिज्यूम कि ये होता होगा। बहुत सारी चीजों में तो अपने को पता है यही हो रहा है, बट कई में तो अपने को पता नहीं ये हो भी रहा है, क्यों हो वो रहा है, भाई फिर क्या लॉजिक चल रहा है इनके बीच में। बट बहुत पास वही चीज तो खींच के ले जाता है आपको जंगल हर यस बार, नहीं? यस, वो आपको खींचता है कि कुछ और सीखो, कुछ और बिल्कुल, जानो, मुझे आकर के जानो। बिल्कुल, मेरा एक बिल्कुल। मुझे याद है कि जी, बांधवगढ़ में रणथंभौर भी बहुत गया, बांधवगढ़ जी, मुझे बहुत जाना पड़ता था। जी, तो वहाँ पे सिद्ध बाबा एक जगह है, जब आप घुसते हैं बिल्कुल, गेट से आगे जाते जी। हैं, वहाँ पे एक टाइग्रिस थी, सिद्ध बाबा टाइग्रिस कहते थे हुँ, उसे। हुँ, तो मैंने देखा 2 कप्स को छोड़ के दोपहर में गई थी वो। हुँ, तो हमारे पास भी बांधवगढ़ का फुल डे का जी, वो परमिट होता था। तो हमने देखा सिद्ध बाबा की एक पहाड़ी पे 2 बच्चे दिखे हमें, लेकिन वो देख के हमें छुप गए। तो हमने गाड़ी वहीं लगा दी, जैसा कि हम जी, करते हैं कि वेट जी, करते हैं। जी। सर यू वोंट बिलीव, हम वहाँ पे 3 घंटे तक खड़े रहे, हुँ, वो बच्चे बाहर नहीं आए। नहीं आए, कब करेक्ट। आए? जब माँ आई, जैसे उसने माँ एक आई तुरंत। अजीब सी ग्राउलिंग निकाली, हाँ, बस। बच्चे हाँ। उछलते हुए चले। मैंने कहा यार क्या डिसिप्लिन इनके अंदर बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ पे मुझे लगा कि देखो इन कितने समझदार होते हैं। करेक्ट, इसी 100%। तरह किस्सा जब आपको पता होगा, झुझरा टाइग्रिस होती थी जी, बांधवगढ़ की, जो बिल्कुल, एक्सीडेंट में मरी थी। बिल्कुल। तो उसके मरने के 2 दिन पहले मैंने उन्हें वाटर होल में शूट किया था अपने 3 जी, कप्स के साथ। जी, तो जब वो मर गई तो जी, बच्चे नहीं। बिल्कुल। तो मिस्टर सीके पाटिल वहाँ के फील्ड डायरेक्टर जी, होते थे, तो हम जी, पेट्रोलिंग पे निकले जी। और कुट्टप्पन वहाँ के महावत होते थे, तो हमने हुँ, पूरा जंगल छानना शुरू किया। जी, तो प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ पे कई सारे केव्स थे, जो गुफा जी, होती हैं। तो डर जी, ये था हम लोगों को कि अगर बच्चे को वो बैठा के गई कि यहाँ रहना, बिल्कुल। तो वो वो बाहर नहीं निकलेंगे आएंगे, नहीं, बिल्कुल, भूख से मर जाएंगे, नहीं निकलेंगे। बिल्कुल नहीं आएँगे। तो मुझे एक नई चीज़ वहाँ देखने को मिली। करेक्ट, फिर मैंने देखा कि इनमें अपने टेरिटरी को लेकर के बेटा बाप को मारता है, बिल्कुल, अपनी माँ को भी मार देता है, बहनों को बिल्कुल। भगाता है, जी, सारी चीज़ें होती हैं उनमें। जी, मतलब फीमेल्स को तो नहीं, लेकिन अगर कोई जी, बाहर जी, से आ जी। रही है तो कई बार बिल्कुल, ऐसा भी देखने को बिल्कुल, मिला है कि वो करेक्ट। करते हैं। तो टाइगर की दुनिया हम कोई भी जितना कह ले कि हम बहुत जानते हैं, मैं सब ना, कुछ जानता हूँ। नहीं, आप नहीं। देखेंगे आपको लगेगा आप नए ही हैं, आपको नए। 100%। लेकिन अब मैं दूसरी उस पे आऊँगा। आप भारत के अलावा, इंडिया के अलावा जी, बाहर-बाहर उसमें जाते हैं। मैंने आपको देखा है, आपने ग्रिज़ली बेयर के बड़े अच्छे-अच्छे जी, वीडियोज़ डाले हुए हैं। जी। इनकी दुनिया मैंने कभी नहीं देखी है। इसके हाँ। बारे में कुछ आप बताइए। सचिन, मैं चाहूँगा मैं आपको 10 एपिसोड शूट करना चाहूँगा, क्योंकि एक-एक सब्जेक्ट पे आपसे इतना इंटरेस्टिंग आप जी, एक्सप्लेन करते हैं, मैं खुद जी। खो गया। मतलब मुझे नहीं पता चला कितना टाइम हो चुका है, बट जी। मुझे लग रहा है मैं कंटिन्यू रखूँ। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं ग्रिज़ली जो है उसके 2 सब स्पीशीज़ है। एक हुँ, है जो अलास्का में है और जी, एक है जो रशिया के एक्सट्रीम ईस्ट में है। तो मैं ओके, जहाँ जाता हूँ वो रशिया वाले पार्ट में जाता हूँ, यूएस वाले में नहीं। ओके, एक ज़माने में लैंड मास हुआ करता था शायद, दैट इज़ हाउ दे मूव्ड फ्रॉम ईच अदर, एंड उनका सब स्पीशीज़ क्रिएट हो गया दोनों के बीच में। मोर और लेस एग्ज़ैक्टली सेम साइज़, कोडियाक बेयर भी बोलते हैं उसको, ग्रिज़ली बेयर भी जी, बोलते हैं, जी, ब्राउन बेयर भी बोलते हैं। तो ये सब स्पीशीज़ को कामचटका ब्राउन बेयर बोलते हैं। कामचटका एक पेनिनसुला है, राइट। एक्सट्रीम ईस्ट पे रशिया में। जाने के लिए बड़ा सर्कस है वहाँ पे, क्योंकि अब इनफैक्ट मैं अभी जा रहा हूँ अगले महीने, हाँ, मैंने देखा आपका अगले महीने नहीं, शेड्यूल। अगस्त में जा रहा हूँ। हाँ, तो जी, आपको यहाँ से मॉस्को जाना पड़ता है, जो ओह! आपका इंडिया से आता है नॉर्थ वेस्ट में, और जी, आप फ्लाई करते हो इंडिया का वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट, 8.5 आवर्स का डोमेस्टिक फ्लाइट है रशिया के अंदर। बाप रे! आप 5 टाइम ज़ोन चेंज करके आप जाते हो, और बहुत फ़ैसिनेट है कि क्योंकि आप एक बड़े छोटे से पेनिनसुला में जाते हो जिसका नाम कामचटका है, और जी, बहुत ही प्रिस्टीन है, बहुत ही प्रिस्टीन है। मतलब इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेसेस ओनली बिकॉज़ ऑफ इट्स यूनिकनेस, कि आपको या जाके लगता है कि यार वहाँ की सुबह जब होती है ना, ऑनेस्टली आसिफ, मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि यार थैंक यू, आपने मेरे को और एक दिन दिया कि ये मैं देख क्या पाऊँ, बात है! है क्या ना? बात है! तो आपको चॉपर में ही जा सकते हो, आप हेलीकॉप्टर में ही जा सकते हो। आपको हेलीकॉप्टर ओह! में ले जाया जाता है। आपका एक ही हाउस है वहाँ पे, एक केबिन है, फेंस्ड है जिसमें 2 रेंजर रहते हैं, और एक केबिन है जिसमें 8-8 बंक बेड के 2 कमरे हैं जिसमें आप रहते हो, और वो 2 रेंजर्स आपको लेके जाएँगे पैदल। तो जो चॉपर आता है वो आपको छोड़ जाता है, उसके साथ एक ट्रांसलेटर,
एक कुक और आपके पूरे राशन, 3 दिन का राशन। अपने यहाँ पे दिकाला जैसे मिलता है 3 दिन का, वैसे जी। ही वहाँ पे 3-3 दिन का ही बुकिंग हो सकता है। या तो 3 दिन का लो, या 6 का, या 9 का, या 12 का, जो भी है। और पूरी दुनिया में से लोग आएंगे सिर्फ वो 3-3 दिन के लिए। तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि चॉपर इन्वॉल्व है और या यूनिकनेस इन्वॉल्व है। तो आप वो 3 दिन कंप्लीटली वर्ल्ड से कट ऑफ हो। मतलब आपके पास एक सैटेलाइट फोन होता है जो इमरजेंसी में आप कभी यूज करो तो करना है, बहुत इमरजेंसी हो तो, वरना तो आप 3 दिन आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, पता ही नहीं है। आप कंप्लीटली, आप सोचो 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद विल्डरनेस में आपको छोड़ के चले गए हम। वो हेलीकॉप्टर वाला चला गया। अब इंटरनेट नहीं है, मोबाइल पूरा नेटवर्क नहीं कट है, ऑफ। कुछ नहीं है, कंप्लीटली कट ऑफ। तो आप, और नदी के बगल में है बड़ा सा कुरिल लेक करके है, और वहां पे सामन फिश आता है। और सामन की भी बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, क्योंकि सामन को उसमें 5-6 स्पीशीज होता है। कोई सामन 5 साल जीता है, कोई 7 साल, कोई 13 साल, एटसेट्रा। तो अगर समझो 5 साल जीता है तो वो वहाँ पे बर्फीले पहाड़ है। बर्फीले पहाड़, वो बर्फ पिघल के स्ट्रीम से होते हुए बड़ी वो धारा बाहर बनती है, आती हैं। बड़ी धारा से आके लेक में आती है, लेक से एक नदी बह के जाके समुंदर जाती है। सिंपल। अब ये जो छोटी धाराएं हैं, जो जिसमें 1 फीट का पानी भी नहीं होगा, ग्रेवल होता है नीचे, उसमें अंडे देते हैं ये मछलियां, सामन जी। फिश। जी। और उसमें रेत ऐसे करके वो नेस्ट बना के उसमें अंडे देके, अंडे देने के बाद माँ और बाप दोनों मर जाते हैं। दैट्स द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, लेइंग राइट, मैंने एग्स। देखा है। वो करेक्ट। तभी जाके रेड होते हैं, वो उसी टाइम पे बिल्कुल, जाके रेड हाँ। होते हैं, तो एंड में अपने। अंडे देती है फीमेल, मेल उसके ऊपर स्पर्म्स रिलीज करता है और दोनों मर जाते हैं। तो ये जो उनकी अब अंडे से बच्चा निकला, जब भी निकला वो उसी धारा को पकड़ के लेक तक पहुंचेगा। बड़ी सी लेक है, इट्स कॉल्ड कुरिल लेक। और वो कुरिल लेक में 2-3 महीने रहेगा, फिर वहां से नदी पकड़ के वो समंदर पहुंच जाएगा। समंदर पहुंच बैक के टू वो रूट। पूरी दुनिया घूमेगा 5 साल। फिर उसे याद आएगा कि याद आएगा, मतलब उनके इंस्टिंक्टिवली दे नो नाउ दे आर एट अ एज वेयर दे कैन ब्रीड। वो उसी रूट को पकड़ के, उसी नदी को पकड़ के उस लेक पे आएगा। लेक से पकड़ के उसी जगह पे आएगा जहां वो पैदा हुआ था, उसी गड्ढे पे। और वहीं वाओ! जाते जाते ये भालू आ जाते हैं, बोलते हैं ये तो आ रहे हैं यार ये तो वापस आ रहे मेरा हैं। हाँ, शिकार है। सिंपल। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि भालू भी टेरिटोरियल अच्छा, वहाँ होता है। पानी भी बिल्कुल नहीं होता, 1 फुट का पानी होता है जहाँ पे भालू हंट वो जो करते हैं। धारा वाली पानी उतनी ही होता है। एक हाँ, एक्चुअली ऊपर जितना जाओ उतनी कम शैलो होता है। कम होती चली। ये लेक के पास जहाँ पानी आता है वो मेरे ख्याल से एक 1 फीट का, 1.5-2 फीट का हाँ, पानी है। जी, तो उसमें जी। शैलो पानी में ही ये छपछपा के जाता है। उसमें ये टेरिटोरियल बेयर्स जो बाकी के टाइम में एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, उस टाइम में सब एक हो 40 जाते हैं। बेयर एक साथ आ सकते हैं, 40 बेयर। बहुत इंटरेस्टिंगली, वाओ! और सब झेलते हैं एक दूसरे को क्योंकि खाना बहुत है। तो वो क्या है, खाने की कोशिश में जितना हो सके फैट एक्यूमुलेट करते हैं, ताकि या बाय एंड ऑफ, हाइबरनेशन पीरियड। हाँ, उनका उनका हाइबरनेशन स्टार्ट होता है बाय एंड बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर, मिड अक्टूबर, नवंबर में वो अपने हाइबरनेशन के लिए जितना हो सकेगा फैट वो एक्यूमुलेट करते हैं या और कोशिश करते हैं खाने की। तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां आप पैदल हो और इन 40 बेयर्स के साथ आप भी खड़े हो। तो उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। जैसे वो बाकियों को टॉलरेट कर रहे हैं, वो वो आपको भी आपको भी टॉलरेट कर रहे वो आपको हैं। भी क्या टॉलरेट कर बात रहे है! हैं। वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है। तो आप नदी किनारे में बैठो, क्योंकि बहुत, अगर आप नदी पार करने जाओ, पैदल जा सकते हो आप गमबूट्स पहन के, क्योंकि पानी अब 2 फीट का ही है। बट उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वो सामन तैरते-तैरते आपके पैर पे के पास आ गया, तो वो भालू तो भागते आपके पैर तक आएगा। इसीलिए आपको आर्म्ड गार्ड की ज़रूरत है। तो वो बताएगा जब भालू नहीं है इस एरिया में तब हम रिवर क्रॉस करेंगे। बट वरना तो आप एक 10-15 फीट पे आप लेटे हुए हो, आई लेवल शॉट्स ले रहे हो और भालू खा रहे हैं सारे भालू। इनफैक्ट वाओ! मुझे याद है बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब छोटे बच्चे होते हैं फीमेल्स के, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको भी तो हंट करना होता है, तो वो बच्चों को एक जगह छोड़ के हंट के लिए, मतलब दौड़ते गई 50 फीट, यहाँ से और एक सामान बच्चों के पास गया तो एक मेल आ सकता है, तो बच्चों को हर्ट कर सकता है। तो बिल्कुल। बहुत बार वो हम जहाँ बैठते हैं ना, वहां आके वो छोड़ के जाती बच्चे है को बच्चों को, क्योंकि उसको मालूम है कि ध्यान बड़े रखना। मेल नहीं आते हैं। हाँ, बड़े मेल नहीं आते हैं। तो बच्चे आपके सामने खेलते रहते हैं। बहुत ही वाओ सुंदर यार, वाओ! एक्सपीरियंस है, वाओ! अनबिलीवेबल वाओ! एक्सपीरियंस है। और यू आर ये आप उतने ही लोग देख सकते हो जितने लोग आप लोग वहां पे गए हो और देखे हो, क्योंकि वर्ल्ड से कंप्लीटली कट ऑफ है। तो आप कोई कट है। इंस्टाग्राम लाइव या फेसबुक लाइव करके कुछ नहीं नहीं, दिखा कुछ सकते नहीं। हो कि आप जो यार देख रहे मुझे जलन हो रही है सचिन, आपसे सीरियसली बता रहा हूँ। ये इतना कुछ देखते हो, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। हो। नहीं, बहुत ही अच्छा, आपने कभी बहुत ही गुड साइबेरियन एक्सपीरियंस। साइबेरियन टाइगर देखा आपने नहीं, कभी नहीं, नहीं। वाइल्ड में? उसी इनफैक्ट बहुत नजदीक है, मैं जहाँ जाता हूँ, उसी के जी, पास है इसीलिए वो मैंने जगह, पूछा। व्लादिवोस्टॉक। मैं नहीं गया कभी, मैंने कोशिश नहीं करी ऑनेस्टली।
नहीं कोशिश करी। क्यों नहीं की? डर से नहीं की या बहुत एफर्ट लगेगा दो इसलिए? चीजें। एक तो मुझे ठंड पसंद नहीं है ज्यादा। ओह! बहुत ज्यादा ठंड है। उसी चक्कर में मैं पोलार बेयर भी देखने नहीं गया आज तक। मेरे को ठंड से तभी मैंने देखा आप में पोलर बेयर नहीं थे कहीं हाँ, पे। मेरे को गर्मी कितना भी झेला लो आप, बट मेरे को ठंड से बड़ा दिक्कत होता है। तो एक वो कारण है। दूसरा ये है कि मुझे लग रहा है कि वो शायद अब एक टाइम आएगा जब वो और दिखने लगेंगे। आप सोचो ना लॉजिक, मैं जब आपको ये बता रहा था कि इंडिया के टाइगर का एक टेरिटरी इज अराउंड 10 to 15 स्क्वायर किलोमीटर फॉर अ फीमेल। करेक्ट। मेल का या होता है 20, 25, 30। 25 या 25-30 पकड़ लो। 30 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें मैक्सिमम, मिनिमम 10 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, मिनिमम 9.5 भी ऐसा हुआ है हाईएस्ट डेंसिटी पे, पर जो भी है 10 पकड़ लो। साइबेरियन टाइगर का 250 है। बाप रे! 250 स्क्वायर किलोमीटर से कैसे ढूंढोगे आदमी आप? बूढ़ा हो जाएगा ढूँढते-ढूँढते। आप समझे भी क्यों नहीं? समझ रहा हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत ऐसा। बहुत अच्छी बात रही सचिन आपसे। थैंक यू सो जी। मच इतना सारा ज्ञान देने के लिए, इतनी अच्छी किस्से थैंक यू बताने के आसिफ। लिए। थैंक यू। और इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लूँगा कि जी। अगले एपिसोड में आप ज़रूर आएँगे और दिल्ली कभी भी आएँ पक्का। या मैं बैंगलोर आऊँगा तो मैं जी। और आप बैठ के 100% लंबी हम बातें बैठेंगे। करेंगे। बिल्कुल, आपने 100%। इतने सारे सब्जेक्ट दे दिए जिसको शायद कि मैं नहीं जानता हूँ जी। क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते, मैं तो नहीं, हिंदुस्तान नहीं, तक नहीं, ही नहीं। सीमित हूँ। ये सारी चीज़ों के बारे में लोग जानना चाहते हैं। जी। एंड आई मस्ट से कि यू आर ए वेरी गुड स्टोरी टेलर। आपकी यू। स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि अगर मुझे मज़ा आ रहा है, मैं काटना नहीं चाह रहा इसको, लेकिन जी। वक्त की कमी है। जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आसिफ। और जो पिक्चर आपने एरोहेड की डाली थी वो जी। वायरल है, जी। लोग उसके बारे में बात की, मेरे पूरे ऑफिस में चर्चा है आपकी। जी। और जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका इंटरव्यू मैं कर पा रहा हूँ और लोग देखेंगे थैंक तो यू। और भी खुश होंगे। जी। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी सचिन, पक्का। और फिर हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे। पक्का थैंक यू सो आसिफ। मच। थैंक यू सो Thank मच you आसिफ। so- थैंक यू thank you so फॉर हैविंग मी। बाय बाय। तो ये थी बातचीत शेर खान की, आपने सुनी सचिन राय साहब के साथ जिन्होंने उस वीडियो को शूट किया। और उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने बहुत सारी और डिटेल्स जानी होगी एरोहेड के बारे में जो आप जानना चाहते हैं। और देखिए, जंगल की दुनिया इसी तरह होती है, बिल्कुल है ना। यहाँ पर लोगों के साथ इसी तरह बहुत खूंखार होती है, बहुत कोई यहाँ पे ज़रूरी जंगल नहीं है कि जितना आपके शांत साथ दिखता है उतना होता नहीं है, उतना होता नहीं है। होता नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी और कहानियाँ होती हैं जंगल के अंदर की। तो जिन लोगों का उनके साथ लगाव है, जैसे आपका है, तो आप उसे और महसूस कर पा रहे होंगे, उस गम को भी, एरोहेड के जाने का अफसोस। और बाकी जो लोग उन्हें नहीं जानते उनके लिए वो एक आम टाइग्रेस है, एक आम जानवर है जिसके साथ ऐसा हुआ। तो वो जो जानवर के जाने का जो अफसोस है वो अफसोस रहता है। पर हम जानते हैं कि शेर खान साहब को इसका बड़ा अफसोस है। जब हमें ये ख़बर पता चली पिछले एपिसोड के बीच में हम शूट कर रहे थे कि जब हमारे पास ये ख़बर आई कि एरोहेड नहीं रही, तब भी हमें बड़ा अफसोस रहा और हमने उसका जिक्र भी किया था एपिसोड में। लेकिन जंगल की यही रीति है और नए टाइगर्स आएंगे, फिर से जंगल आबाद होंगे और ये कहानियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम पढ़ते हैं ख़त। तो जो पहला ख़त है वो रोहन रेडकर साहब का है। उन्होंने पिछले एपिसोड जिसमें हमने हाथियों की बात की थी उसका जिक्र करते हुए लिखा है कि हाथी को मारने वाले व्यक्ति पर नवीनतम एपिसोड वाकई बहुत बढ़िया था। आज मैं अफ्रीका से ख़बर के बारे में बात करना चाहता था। किसी की भी मौत दुखद होती है, लेकिन इस मामले में मुझे उन लोगों की मौत पर बहुत खुशी हुई। अफ्रीका में गश्त करते समय वन विभाग को 2 लोगों की हड्डियां और कपड़े मिले। उन्हें कल रात शेरों ने मार डाला था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि ये लोग शिकारी थे जो जंगल में गैंडों को मारने और उनकी सींगों की तस्करी करने आए थे। लेकिन रात में उन्हें शेरों का एक झुंड मिला जिसने इन 2 लोगों को अपना भोजन बना लिया और ये तस्कर ऐसी ही सज़ा के हकदार हैं। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ठीक है, वो मारने गए थे, मर गए, शिकारी थे, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि अच्छा ही है, उनको अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। देखिए, आप नेचर ऐसे ही बैलेंस करती है, जो इकोसिस्टम है ऐसे ही काम करता है। अगर वो टाइगर लायंस इनको नहीं मारते तो ये साहब 2-3 गैंडे तो उड़ा ही देते, तो इनका मर जाना ही ठीक था। अब अगर जंगलों में टाइगर या शेर ना हो तो आप सोचिए, तो लोग जंगल में जाके और जो डिफॉरेस्टेशन करेंगे। अभी एक डर है, एक घबराहट है, उसकी वजह से लोग, वो एक वजह होती है, जंगल में होती है। टाइगर और लायन का भी कई खतरनाक जानवर होते हैं। हाँ, और भी होते हैं, वही उनका खुखार होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम है। अच्छा, अगला एक चिट्ठी जो है वो आई है, उसमें एक साहब ने लिखा है, शेर खान के नाम एक कविता लिखी है और अपना नाम नहीं लिखा है। तो ये जो भी साहब है अपना नाम लिखा करें, पर मैं पढ़ देता हूँ। लिखते हैं कि जंगल की खुशबू, किस्सों की रवानी और आवाज़ की दहाड़, सब तुम्हारे नाम है शेर खान।
जब तुम बोलते हो तो लगता है जैसे पेड़ों की शाखें भी कान लगाए बैठी हैं। आसिफ खान नाम है तुम्हारा मगर लोग तुम्हें प्यार से खानचा कहते हैं। जंगल के चुप दोस्त, तुमने हमें जंगल को महसूस कराना सिखाया जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो जाए। हर एपिसोड में जब तुम हंसते हो तो लगता है जैसे नदी भी मुस्कुरा रही है। क्या बात। जमशेद भाई, तुम्हारे साथ हो तो कहानियाँ और रोमांच बन जाती हैं। कभी तुम एक बाघ के पीछे दौड़ते हो, कभी तेंदुए के पीछे समय की परछाइयों में खो जाते हो। आसिफ खान, तुम्हारी आंखों में जंगल बसता है और तुम्हारे लफ्ज़ों में उसकी आत्मा। शेर खान, तुम जंगल की वो आवाज़ हो जिसे अब लोग पॉडकास्ट में ढूंढते हैं। खानचा चलते रहो, दहाड़ते रहो, सुनाते रहो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। यार नाम नहीं लिखा यार तुमने, मुझे अब क्या बुलाया तुम्हें, लेकिन जो भी है बहुत प्यारा लिखा है यार। थैंक यू सो मच इतने हौसला अफजाई के लिए। और आपके लिए तो बहुत अच्छा लगे, शेर और चीते के पीछे आप भागते। हाँ, मैं भाग रहा हूँ। शुक्र है वो मेरे पीछे नहीं भाग रहा। वही मैं सोच रहा था, शायद उन्होंने लिखा होगा कि आपके पीछे भागे। बहुत बहुत शुक्रिया यार आपके इस प्यारे से पोएम के लिए। मैं कहूँगा जो भी आपने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सचिन कुमार ने एक चिट्ठी लिखी है मुरादाबाद से। कहते हैं कि प्रिय शेर खान, मैंने सुना है कि अब जंगल भी बदल रहे हैं। इंसान की लालच भरी आंखें जंगल की गहराइयों में झांक रही हैं। रास्ते, रेलगाड़ियां और रेत के खनन से इलाके सिकुड़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हम जंगल प्रेमी हार मानने वाले नहीं हैं। और आप जैसे स्वाभिमानी लोग जो जंगलों के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आपकी बातें सिर्फ जंगल में ही नहीं, शहर की गलियां, किताबों और पॉडकास्ट में अब गूंजने लगी है। मुझे गर्व है कि शेर खान नाम का हमारा जो शो है, इससे प्रेरित होकर लोग जंगल, जानवर और इंसानियत के रिश्ते को अब बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आपका पॉडकास्ट ऐसे ही चलता रहे, हम हर हफ्ते सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सचिन कुमार, मुरादाबाद से। थैंक यू सचिन यार, कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने कि लोग जंगल की तरफ रुख कर रहे हैं, अपना करेक्ट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जा रहे हैं। यही हमारा एक मकसद ही है, एकमात्र मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को प्यार करें। और जो ये बात लिख रहे हैं कि लोग लालची होते जा रहे हैं, बिल्कुल दिन ब दिन जंगल हमारे कम हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, उसके नाम पे जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल में हम घुसते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। हर जंगल में आज के डेट में देखें तो प्रॉब्लम्स हैं। करेक्ट। टाइगर्स महाराष्ट्र में, चंद्रपुर में, इधर आपके पीलीभीत में, हर जगह पे टाइगर बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टाइगर जो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब सिर्फ एक है कि उनके लिए जगह कम पड़ रही है, वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। करेक्ट। इंसान हर जगह घुसे पड़ा है, और जब घुसेंगे तो आपका वो कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसमें या तो टाइगर या तो इंसान कोई ना कोई अपनी जान से हाथ धोएगा। तो थैंक यू सो मच सचिन अपने इस प्यारे से खत के लिए। कुछ कमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं अपने पिछले एपिसोड में जहां हमने एलिफेंट्स की बात की थी। दिनेश कुमार साहब ने कमेंट लिखा है, नाइस स्टोरी, लवली नरेशन, एक्सटेंसिव नॉलेज, परफेक्ट होस्ट and an accomplished Khancha. Thoroughly enjoyed today's episode, was very informative and captivating. My compliments, God bless. थैंक यू सो मच दिनेश साहब। इनके दिनेश साहब के बगैर कमेंट्स के हमें लगता है एपिसोड नहीं पूरा, कुछ कमी रह गई हमें। थैंक यू सो मच सर। कार्तिक रमन साहब कहते हैं, आई रेड दिस इन एंडरसन्स बुक इन 90s, वेरी नाइसली नरेटेड हेयर। थैंक्स, जो हमने किताब का जिक्र किया था। थैंक यू सो मच। और यश शाह साहब लिखते हैं, मैंने ये बुक पढ़ी है जिसमें इस रोग एलिफेंट की स्टोरी बताई थी। जिस तरीके से खानचा ने सुनाया है, मैं पूरी स्टोरी विजुअलाइज कर पा रहा था अपने सामने। येट अनदर अमेजिंग एपिसोड, कीप अप द गुड वर्क, जंगल जिंदाबाद, यश शाह। थैंक यू यश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से कमेंट के लिए। और अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि विजुअलाइज कर रहा था, ये कर रहा था, तो लगता है कि एक स्टोरी टेलर की सबसे बड़ी खूबी यही है। हाँ, लेकिन आपकी स्टोरी बॉक्स में सुनता हूँ उसमें भी मैं ऐसे ही सोता हूँ। कमाल का जमशेद भाई का शो है स्टोरी बॉक्स, आप लोग उसे भी सुने। उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मैं आँख बंद करके उस जगह पे चला गया हूँ जहाँ की आप बातें करते हैं। हालांकि प्यार, मोहब्बत, कत्ल, सारी बातें आप उसमें करते हैं। जी। रॉकी चोपड़ा लिखते हैं, शेर खान, आप तो कहते हो इंसान सबसे घटिया प्राणी है इस धरती पे, और आज बोल रहे हो कि हाथी बहुत अच्छी तरह इंसानों की तरह फैमिली में रहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप हर बार कहते हो कि इंसान घटिया है प्रजाति, तो इसे थोड़ा बताइए। मैं आज भी कहता हूँ धरती की सबसे गिरा प्रजाति इंसान है। मैंने लिखा है कि अच्छाइयाँ, इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं। तो जब हाथी वाली बात है कि परिवार की तरह रहते हैं, तो वो एक अच्छे परिवार की तरह रहते हैं। इंसान भी कुछ अच्छे परिवार में रहते हैं, बट हरकतों की अगर बात करें तो इंसान जब जंगल की तरफ बढ़ता है उसकी हरकतें बदल जाती हैं। करेक्ट।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था कि इंसान जो है धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति है। मानिक जाधव कहते हैं नाइसली स्टडीड इंटरव्यू, कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मैन। मृणालिनी कहती हैं तेजपुर असम से, ये भी हमारी रेगुलर है। हाँ, वो कहती हैं जंगल जिंदाबाद, हाथी के बारे में जान के बहुत खुशी हुई, उपासना गांगुली को बधाई हो। थैंक यू, मैं आपका मैसेज उन्हें पास कर दूँगा। हालांकि वो भी, उपासना भी आजकल हमारे एपिसोड पूरे देखने लगी हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शो में आई थी। और मृणालिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कमेंट शामिल करते हैं। रवि सिंह साहब कहते हैं कि जंगल जिंदाबाद, खानचा और सिद्दीकी सर, आज हाथी की जानकारी बहुत अच्छी लगी। आप हमेशा ऐसी नई नई जानकारियां साझा करें, हमारे दिल में जंगल के लिए प्यार बना रहे। रवि सिंह कह रहे हैं। थैंक यू रवि भाई। और आप सुनते हैं, देखते हैं, बहुत खुशी होती है। और जब कमेंट करते तो और भी। कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, सारे ले नहीं पाते हम शो में वक्त की कमी के हिसाब से, बट कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ जी। मनु पटेल कहती हैं जंगल जिंदाबाद। शेर खान साहब, आपने मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में भी लोगों को जानकारी दीजिए। बहुत अंडररेटेड जंगल है मगर बेहद खूबसूरत जंगल है। जी बिल्कुल। साथ ही एक सजेशन है आपके लिए, जंगल सफारी करते हुए भी कुछ आपकी नज़र से हम जंगल देखना चाहेंगे। वो हम प्लान कर रहे हैं, जमशेद भाई से आज भी बात हो रही थी। और सतपुरा वाकई में बहुत प्यारा जंगल है और अंडररेटेड है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, थोड़ा उसकी भी बड़ाई हमें करनी चाहिए, सच्चाई हमें बतानी चाहिए कि जंगल ये भी बहुत प्यारा जंगल है। थैंक यू सो मच। ठीक है। पुष्कर कुमार सिंह कहते हैं जमशेद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद आज के एपिसोड में मेरा नाम लेने के लिए। ऐसा लग रहा है मानो बरसों का कोई व्रत पूरा हो गया हो। अरे मैं एपिसोड संख्या 1 से शेर खान सुन और देख रहा हूँ। इसका कारण है 3 ताल। मैं 3 ताल का सीज़न 1 से श्रोता रहा हूँ, जिसकी वजह से शेर खान का पता चला। हर बार खानचा को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पर जिन भाई साहब के लिए पिछले एपिसोड में कमेंट किया था उनका कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल जिंदाबाद। पुष्कर कुमार सिंह, शुक्रिया। पुष्कर भाई। शिवांश यादव कहते हैं जंगल जिंदाबाद, जय हो जय हो जय हो। खानचा आप डार्लिंग आदमी हो। शेर खान, मैं पहले एपिसोड से सुन रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पहला कमेंट है। मैं आपसे और आपकी कहानियों से काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ। मेरे दोस्त भी वैसे ही हैं जैसे आपके हैं, मेरे गुंडे बदमाश हैं। और मेरी लव लाइफ भी लगभग वैसी ही जैसे आपकी है, ऑब्लिक थी। एक कमाल का इत्तेफाक ये है कि मेरा जन्मदिन 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन होता है, और शायद इसलिए मैं पर्यावरण के लिए काफ़ी सतर्क रहता हूँ। दैनिक दिनचर्या में भी पर्यावरण बचाने के लिए जो छोटे छोटे प्रयास किए जा सकते हैं वो करता रहता हूँ। आपके पॉडकास्ट को देखना सुनना मुझे बहुत पसंद है और हर हफ्ते इसका इंतज़ार रहता है, चाहे वो 3 ताल हो या शेर खान हो। मैं दोनों करने में श्रोता हूँ, लेकिन लिखना और भी बहुत कुछ है। हालांकि कमेंट लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी बातें बाद में। शिवांश यादव, माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से। क्या बात है शिवांश, बहुत बहुत शुक्रिया यार इतने प्यारे से खत के लिए। और बताइए, इनकी हर चीज़ मैच ही करती है मुझसे। दोस्त भी इनके वैसे ही जैसे मेरे। लेकिन अच्छी बात है कि 6 जून को इनका बर्थडे आता है, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है पर्यावरण से, इसीलिए लगता है हम जुड़े हैं। और आप जुड़े रहें, हमारे शेर खां को और भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी जागरूक हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांश साहब का। संकल्प कहते हैं मैं अक्सर त्रिची जाने के लिए वाया सलेम रूट यूज़ करता हूँ। बाकायदा बेहद सुंदर जगह है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्लेजेंट वेदर उस पूरे रास्ते पर है। आप जैसे ही बैंगलोर और होसोर के बाद कृष्णागिरी से जो नज़ारे शुरू होते हैं वो दिल को मोह लेते हैं। संकल्प भाई कह रहे हैं यार, जंगल वाकई में बहुत प्यारे होते हैं। और जिस जगह की बात कर रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़, वो सुन करके जैसे लग रहा है मैं वहाँ चला जाऊँ। करेक्ट, और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संकल्प। गौरव जोशी कहते हैं आसिफ भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी रिलेटेड टू रोग एलिफेंट। यू डू हैव a gift of storytelling, can feel the story unfolding with our own imagination with your storytelling ability. Kenneth Anderson did kill one more that is also fascinating story, that is Black Rogue of Moir Valley. This is also very thrilling story. I hope you read it someday. In case I enjoyed Panapatti Rogue story, you'll enjoy Black Rogue also. That's sure. उसको आने वाले वक्त में ज़रूर शामिल करेंगे। आपके इस प्यारे से कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोशी साहब भी, मैं अक्सर गौरव जोशी साहब हमेशा कमेंट करते हैं और हमारे पुराने लिसनर हैं। अरिजीत सरकार, थैंक यू। खानचा कह रहे हैं
सचिन पाटिल कहते हैं जंगल जिंदाबाद खानचा जमशेद भाई, मैं सचिन पाटिल मुंबई महाराष्ट्र से। ऑफ कोर्स सचिन भाई जानते हैं आप। मेरा कमेंट शो में शामिल करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। शेर खान की टीम को एक गुजारिश है कि हाथियों पर और बात करने के लिए उनके अभ्यासक और हाथियों से बात करने वाले आनंद शिंदे जी को एक बार बुलाइए, जो कि हाथियों के लिए ट्रंक कॉल फाउंडेशन चलाते हैं। ज़रूर कोशिश रहेगी अब लोगों को, नए नए लोगों को शो मिलाने की, उनके एक्सपीरियंस को आप के साथ शेयर करने की। ज़रूर हम उन्हें भी कभी अपने एपिसोड आगे ये कहते हैं कि एक बात दिल से कहनी थी आपसे कि जब आप इंसान और जानवरों के प्रति तुलनात्मक रूप से कुछ कहते हैं तो आपके सारे शब्द आपके ना लगकर उन बेजुबान जानवरों के लगते हैं जिनके लिए हम सब उनको बचाने का हर एक प्रयास कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट आप नहीं, वो बेजुबान हमसे करवा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत ही प्यारी लाइन थी यार, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, बट आई होप कि ऐसा हो सके कि हम बेजुबान की ज़ुबान बने और हमारी बात सरकारें सुने और जहाँ पे ज़रूरत है वो लोग सुने, आप जैसे लोग सुने और आगे आएँ और जंगल को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खत के लिए। संकल्प कहते हैं नमस्कार आदाब खानचा जमशेद भाई, काफ़ी नाम सुना था केनेथ एंडरसन साहब का, प्लीज़ उनके कुछ और किस्से जो 9 मैन ईटर बुक से बताएं तो वो आगे ज़रूर शामिल करें। आपका ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच। मृणालिनी लिखती हैं तेजपुर आसाम से, जंगल जिंदाबाद। आसाम में हाथियों का शिकार करने और हाथियों को पालने का काम बहुत एक्साइटिंग है। हाथी ट्रेनिंग के समय जो गीत गाए जाते थे वो गीत आसाम की लोक साहित्य को प्रभावित करते हैं। क्या बात है। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, सबके तो हमने पढ़े हुए हैं, पर हम कुछ का नाम शामिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे असरार अहमद लिख रहे हैं, नाइस इन्फॉर्मेशन। रॉकी चोपड़ा ने तारीफ की है। दिनेश कुमार ने कमेंट किया है। कम्युनिटी स्पीकर्स ने भी इस पर कमेंट किया है। बहुत सारे लोग हैं जो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की एरो हेड पर, हमने बात की सचिन राय साहब से, और जो भी डिटेल्स हमने अपने पूरे पॉडकास्ट में बताई, उम्मीद है कि वो आपको जंगल के प्रति आपका जो लगाव है उसको कुछ और बढ़ाएंगे और आपने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ जाना होगा। अपनी चिट्ठी हमें आप भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। कुछ और कहना सुनना हो तो आप हमें मेल कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम सारे कमेंट्स वॉइस नोट भी भेजिए। वॉइस नोट भी भेज सकते हैं आप। और अगर आप वॉइस नोट भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर बहुत आसान है, 9953323303। इस पर आप वॉइस नोट भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली महफिल में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।